सभी को नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज के इस वेबिनार में हमारे बीच उपस्थित हमारे सभी चैप्टर से हमारे डीसी चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट सभी का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच उपस्थित आज की इस वेबिनार की हमारी जो की स्पीकर हैं मैडम स्वर्णा श्रीवास्तव जी, जो कि फाउंडर है JIP की, उनका भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, हम अपनी अपनी इंडस्ट्री चलाते हैं और इंडस्ट्री चलाने के साथ साथ हम उसके एक ब्रांड की एक वैल्यू क्रिएट करते हैं, अपने अपने प्रोडक्ट्स की एक आईडी, एक अलग से मार्केट वैल्यू क्रिएट करते हैं। अब उस मार्केट वैल्यू क्रिएट करने के बाद में अगर कोई हमारे ब्रांड की डुप्लीकेसी कर देता है, हमारे आइटम की बाजार में डुप्लीकेसी ले आता है, डुप्लीकेट ले आता है और फिर वो सस्ते में माल बेचने लगता है, बेचने के बाद में फिर कंपटीशन करता है, तो इन सबसे बहुत दिक्कतें होती हैं। तो क्यों ना हम ऐसा कुछ करें कि हमारे ब्रांड भी रजिस्टर रहे, हमारा कंपनी नाम भी, हमारा लोगो भी, हमारे जितनी भी आइटम्स हैं, हमने कोई नई अगर कोई इनोवेशन करी है, हमारी कोई नई R&D है, नया कोई डेवलपमेंट है, तो उन सबको हम अपने यहाँ रजिस्टर करा लें। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या हैं कि हमारे हम क्या क्या चीज़ रजिस्टर करा सकते हैं, किस किस चीज़ों पे अगर कोई हमारी कॉपी करता है तो हम उस पर क्या कर सकते हैं। तो उन्हीं सब के लिए आज एक ये इम्पोर्टेंट वेबिनार आयोजित किया गया है, और जिसकी हमारी मेन जो की स्पीकर हैं स्वर्णा श्रीवास्तव जी हैं, जो कि फाउंडर हैं JIP की। तो मैं आप सभी का बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं इस वेबिनार के लिए अपने अध्यक्ष श्री नीरज सिंघल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना ओपनिंग स्पीच दें और सबको इसके आज के वेबिनार के बारे में थोड़ा सा बताएं। अध्यक्ष जी। थैंक यू आलोक भाई। सबसे पहले तो मैं अपने आज के वेबिनार की जो की स्पीकर हैं स्वर्णा श्रीवास्तव, जो JIP की फाउंडर है, आपका अभिनंदन करता हूं। और अपने बीच में उपस्थित हमारे जितने भी इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, सेंट्रल ऑफिस बेरर, डिविजनल चेयरपर्सन, चैप्टर चेयरपर्सन और सबसे महत्वपूर्ण हमारे MSMEs, उन सबको अभिनंदन, प्रणाम। दोस्तों, कई बार मन में प्रश्न रहता है कि कुछ ब्रांड्स इतने बड़े ब्रांड हुए कैसे। आज हम जब फैशन इंडस्ट्री में जाते हैं तो कुछ ब्रांड ऐसे ब्रांड दिखाई देते हैं कि जिनको आज हम ब्रांड इन रियल सेंस कह सकते हैं, और वो उस ब्रांड से होने के नाते कई गुना पैसा अर्न भी करते हैं। ब्रांड को ब्रांड बनाने में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका है। उस IPR से रिलेटेड विषय पर आज हमारे बीच में स्वर्णा जी हमें बताने वाली है, कैसे हमें रजिस्टर्ड कराना है, क्या इसके फायदे होने वाले हैं, क्या नुकसान होने वाला है, किस तरीके से रीजनल लेवल पे या जोनल लेवल पे या नेशनल लेवल पर हमें ब्रांड IPR के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। और आज की तारीख में तो मैं समझता हूँ ये टाइम है जब हमें इंटरनेशनल मार्केट में भी जाना है, विशेषकर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को। तो उस समय में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी कैसे हम सेव, अपने राइट्स को कैसे सेव कर सकते हैं, उसके ऊपर भी मैं चाहूंगा स्वर्णा जी बताएं। दोस्तों, आप सभी के सामने एक छोटा सा पॉइंट मैं बताना चाहूंगा। एक हमारे मेंबर हैं, उनका पीछे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में उनके ब्रांड नेम का दूसरी किसी गुजरात की कंपनी ने वो यूज करना चालू कर दिया। उनका ब्रांड रजिस्टर था 2000 में, और उनके जो कंपटीटर थे उन्होंने उसी ब्रांड को 2011 में या 12 में रजिस्टर्ड करा लिया। जब कुछ जगह पे वो कॉमन टेंडरिंग में जाने लगे तो कॉमन टेंडरिंग में दोनों को परेशानी आती थी, या तो गुजरात वाली कंपनी विन करके ले जाया करती थी, या कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थी जिससे उनकी मार्केट जो उन्होंने डेवलप करी उसका फायदा गुजरात वाली कंपनी भी उठा रही थी। IPR एक्ट के तहत, क्योंकि उन्होंने अपने को रजिस्टर्ड करा रखा था, ब्रांड नेम भी उनका रजिस्टर्ड था, ट्रेडमार्क भी रजिस्टर्ड था, और भी मेरे ख्याल से उन्होंने उसके सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर रखी।
उन्होंने उसको एक नोटिस भेजा, वहां से नोटिस के रिप्लाई में उन्होंने उनके ऊपर अपने लोकल कॉमर्शियल कोर्ट में केस डाल दी। लेकिन क्योंकि उनका ब्रांड 2001 में रजिस्टर्ड था, उसके ऊपर अंत में उनकी जीत हुई। और शायद मेरे को मेंबर बता रहे थे कि लगभग 150 से 200 करोड़ का सालाना बिजनेस उनका कंपटीटर गुजरात में जो थे वो लेके जा रहे थे। आज जरूरत है हम सब लोगों को इस विषय को समझने की, इस विषय को समझते हुए आगे बढ़ने की कि कैसे हम अपने ब्रांड को सेव कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे जनरल सेक्रेटरी महोदय ने इस विषय पर बड़ी बढ़िया तरीके से बताया कि ब्रांड की कितनी इंपॉर्टेंस है। अगर सच में हमें आगे बढ़ना है तो आईपीआर को समझना भी जरूरी है। इसके सारे क्या रिपरकशन हो सकते हैं, किस तरीके से क्या डूज है क्या डोंट्स है, इन सब के ऊपर स्वर्णा जी हमारे सामने बात रखने वाली भी है और अच्छे तरीके से बता। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे जिसमें आपके मन में कोई भी प्रश्न आईपीआर से रिलेटेड है तो वो स्वर्णा जी या हम में से कोई भी उसका जवाब देंगे। मैं महासचिव महोदय से निवेदन करूंगा कि मीटिंग को आगे बढ़ाएं। मैंने बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। आपने बिल्कुल सही कहा। मेरे को लग रहा है कि अभी जैसे मैं दूसरे प्रोफेसर से भी ज्वाइन कर रहा था, शायद हमने एक नया सिस्टम निकाला है इस मीटिंग का कि ईमेल रजिस्टर्ड होगी तो ज्वाइन करेंगे। तो शायद उस वजह से कुछ हमारी अटेंडेंस अभी कम लग रही है, क्योंकि लोगों को बैकएंड में शायद दिक्कत आ रही है। क्यों आराध्य, ऐसा कुछ करा है कि सर अपन ने ईमेल आईडी से नहीं सर, वो ऑथेंटिकेशन हटा दिया गया है, अभी केवल हटा दिया वेटिंग गया का ऑप्शन रखा गया है जी। है? ओके, ठीक ठीक है, ठीक है। क्योंकि जी मैं अभी ज्वाइन कर रहा था दूसरे डॉक्टर से, तो मेरे को ईमेल आईडी मांग रहा था। चलिए एनीवे, अच्छा। ठीक है। तो बिल्कुल सही चीज है कि ब्रांड, आज की डेट में ब्रांड वैल्यू बहुत है। एक चीज जो 10 रुपए की बिकती है और आज आपका ब्रांड रजिस्टर होता है, और ब्रांड अगर अच्छा ब्रांड, रिकग्नाइज ब्रांड है, तो आपकी वही चीज आपको अच्छा प्राइस देके जाती है। तो मैं अधिक समय न लेते हुए, मैं अब हमारी जो की स्पीकर हैं सोना श्रीवास्तव जी, मैं उन्हीं से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज की अपने इस आईपीआर के ऊपर जो जो आपके इनपुट्स हैं कि कैसे हमको अपने ब्रांड की रजिस्ट्रेशन कराना है, कैसे फॉर्म सबमिट करने हैं, कैसे अगर कोई हमारे ब्रांड को कॉपी करता है तो उसको कैसे इंटरव्यू करना है, या और भी जो भी इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं उसके बारे में आप हमारे सभी आई मेंबर्स को बताएं। थैंक यू आलोक सर एंड नीरज सर। आपने बहुत अच्छा ब्रीफ दिया आईपी का। मेरा काम भी थोड़ा आसान कर दिया आप लोगों ने, बहुत अच्छे से ब्रीफली आईपी समझा के, ट्रेडमार्क्स। सबसे पहले मैं सेशन स्टार्ट करने से पहले एक थैंक यू बोलूंगी इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन को कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी मुझे कि मैं डायरेक्टली आई एम शेयरिंग द स्क्रीन विद द लाइक मेंबर्स ऑफ द इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, सॉरी। इसमें एमएसएमईज हैं जो बाकी इंडस्ट्रीज हैं जो उसका बेनिफिट ले सकती हैं। आईटी की काफी चीजें जो बारीकियां जो कहेंगे हम अगर बात करें तो उस चीज को ये मतलब इस पे आई विल गिव वेरियस एग्जांपल्स एंड आई विल सपोर्ट द जो भी पीपीटी में जो मैटर है, जो भी उस चीज को अच्छे से डिस्क्राइब करूंगी। तो सेशन तो स्टार्ट करते हैं। 4:15 हो रहा है सर। सर मेरा बेसिकली मूड रहता था इंग्लिश का, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा मुझे हिंदी में बात करनी चाहिए, तो मैं No, I इंग्लिश think हिंदी मिक्स करके yeah, Swarna, feel free if you want to फील speak फ्री। English, you can do that. ओके ओके, थैंक यू सर। Not to worry about that because our business language is English, so we all know understand that. But yes, for the question answer might be possible you have to answer in both languages. You can use English. यस सर, इंग्लिश ही यूज करूंगी। ठीक है सर, Thank मैं आज स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ। Yes. सर स्क्रीन विजिबल है? No. स्क्रीन दिख रही है सर? Now नहीं it is. Yes. दिख रही है, मुझे फुल स्क्रीन करना है। अभी सर दिख रहा है? Yes, yes. Now visible. ओके सर, ये वाला टास्क बार हटाने का कोई तरीका है?
सर अभी क्लियर है? हेलो? यस मैम, यस मैम, यस मैम। ओके ओके। सो ये सेशन है इंट्रोडक्शन टू आईपीआर। हम इसमें ओवरव्यू ऑफ आईपीआर कवर करेंगे। डिफरेंट टाइप के आईपीआर तो राइट्स तब होते हैं जब आपको उसकी अथॉरिटी मिल जाती है। आपने जो भी कुछ कोई कुछ नया बनाया, कुछ भी क्रिएटिविटी आपने दिखाई, कुछ इनोवेट किया, उसको आप प्रोटेक्शन के लिए अप्लाई करते हैं रेस्पेक्टिव रजिस्ट्री में या ऑफिस में। तो जब वो चीज ग्रांट हो जाती है, रजिस्टर हो जाती है, तब राइट्स मिलते हैं। जब तक वो नहीं होती, वी से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो हिंदी में अगर हम इसे कहें तो इसे कहते हैं बौद्धिक संपदा अधिकार। सो बेसिकली हमारा जो ब्रेन होता है, जो इंटेलेक्ट होता है, जो सोचता है, जो करता है, जैसे इनोवेशन भी क्या है, आउटपुट एक ब्रेन, हमारे ब्रेन का क्रिएटिविटी है। जो भी कुछ हम ड्राइंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, पोएम्स लिखते हैं। सो बेसिकली आईपीआर आर a kind of a reward to our creativity, to our innovations and all. So एक स्मॉल एक स्लाइड रखी है मैंने अपने लिए भी. So I'm founder of ZIP. So I'm an Indian patent agent as well as a trademark attorney. और I have more than 12 years of experience in handling various aspects of IPRs. Tech trans technology commercialization का भी experience है मेरे पास. इसके पहले मैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च दिल्ली में जो है ICMR जिसे कहते हैं, उसमें I used to work as an IP consultant. और उसके पहले आई वॉज विद इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा, जो दिल्ली में हम कहते हैं पूसा, उसमें जो IRI है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ पे IP का पार्ट मैं देखती थी, पूरा IP का एंटायर पोर्टफोलियो मैं देखती थी 3 से 4 साल तक मैंने वो देखा. उसके पहले आई वॉज विद बायोटेक कंसोर्टियम इंडिया लिमिटेड, अगेन इन दिल्ली. सो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई 2012 में. तब से मैं अभी तक इसी फील्ड में हूँ. आई लाइक दिस फील्ड वेरी मच and I like helping innovators and companies and startups and individual inventors because at the end हम सारी हमारी जो एनर्जी जाती है, हम जो एफर्ट डालते हैं, उसका रिवॉर्ड सबको चाहिए होता है. और कोई भी चीज़ अगर हम कुछ भी हम लैब में भी कुछ नया तैयार करते हैं या फिर अपने वर्कशॉप में कुछ नया तैयार करते हैं, तो उसमें टाइम भी जाता है, मनी भी जाता है, एफर्ट भी जाता है. तो मेरा एक पैशन है इस चीज में, मतलब इनोवेटर से हेल्प करना. और मेरी जो कंपनी है, इसमें ये सर्विसेज है जो बेसिकली मेरी कंपनी प्रोवाइड करती है. सर्च एंड एनालिटिक्स, इफ यू टॉक अबाउट, तो क्या होता है कि जैसे कि इन्वेंटर्स आते हैं हमारे पास कि ये हमारी टेक्नोलॉजी है, अकॉर्डिंग टू अस इट्स नॉवल, बट प्लीज एक अब सर्च कर दो. तो उसको सर्च करना कि कितना नॉवल है, सॉरी नॉवेल्टी उसमें कितनी है, पेटेंटेबल है कि नहीं इंडिया के लॉ के हिसाब से, फिर इसमें उसका कुछ एप्लीकेशन है कि नहीं, और अगर है तो इज इट रियली टेक्निकली एडवांस्ड ओवर द प्रायर आर्ट. मतलब कि अगर स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज है, सपोज किसी मशीन की हम बात करें, जैसे कि आपकी एक्सरे की मशीन बात कर लें, MRI की मशीन की बात कर लें, तो सपोज कोई आता है तो वो बोलते हैं कि हमारी मशीन अभी तक की जो भी एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज थी उसके ऊपर है. देन वी फिगर आउट कि कैसे एडवांस्ड है, वाकई एडवांस्ड है कि नहीं, वाकई ये पेटेंटेबल है कि नहीं. सो आवर रोल इज देयर, आवर रोल इज दिस when these type of innovations come to us. Then filings, so when we figure out that it's worth patenting in India, then we start the drafting and filing part of that thing. Then prosecution, कई बार क्या होता है कि एग्जामिनेशन रिपोर्ट इशू होती है, कई बार क्या होता है हियरिंग मैटर्स आते हैं, दिस इज द इन्वेंटर्स इन दैट आल्सो. Then management, so sometimes the companies do have a very very large IP portfolio, पेटेंट्स भी है, ट्रेडमार्क्स भी है, डिजाइन भी फाइल्ड है, अब सबको मैनेज करना है, सबकी टाइमलाइंस देखनी है, किसको रिन्यूअल की जरूरत है. होता क्या है ना कि अगर हम पेटेंट, कोई ग्रांट होता है या कोई डिजाइन ग्रांट होता है हमारा, कुछ टाइम के बाद क्या होता है ना, वो टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो जाती है. जैसे हम मोबाइल्स की बात करें, आफ्टर एवरी 2 to 3 years वी टॉक अबाउट, सब कोई सोचता है कि चलो 5 साल बीते नया मोबाइल लो, आपका मोबाइल भी पुराना हो जाता है, स्लो हो जाता है, टेक्नोलॉजी जो उसकी होती है वो काफी अपडेट हो चुकी होती है. तो आपके पास जो चीज होती है 5 साल पुरानी, उसमें वो फीचर्स, वो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते जो नए हैंडसेट में होते हैं. तो उस टाइप में क्या होता है कि हम उनको गाइड करते हैं कि आपको ये पेटेंट रिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. क्यों? क्योंकि रिन्यूअल भी एक एग्जॉर्बिटेंट चीज है, वो कोई छोटा सा अमाउंट नहीं है जो देना होता है इन्वेंटर को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को. पेटेंट मेंटेन करने के लिए काफी बड़ा अमाउंट देना पड़ता है और हर साल देना होता है. सो अगर 20 साल का लाइफ है पेटेंट का, तो 18 साल तक देना होता है. सो वी गाइड देम कि आपको रिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सॉरी. और अगर नहीं करना है तो then it goes in the public domain. Then commercialization, this is technology transfer and advisory and training. Suppose this session is part of advisory or training, or you can say just awareness of IP if we can talk about. So these are the things which we cater to. And starting with this session, so can anybody tell me what is wrong with this image? We can just take a 1-minute break, and please if anybody can raise their hand or
put in the chat that anything is wrong with this image. Okay. ये तो आपने बड़ा हाँ जी डिफिकल्ट, सर बताए। मैंने कहा ये तो हमसे ही आपने क्यूज में खड़ा कर दिया। Can I patent my copyrighted trademark? जी सर ये क्वेश्चन तो यही है जो एक बंदा है पूछ रहा है, जो बहुत ही रिलैक्स्ड है। बाकी दोनों, एक ने तो सर पकड़ लिया, एक तो शॉक में चला गया है। तो सर इसमें रॉन्ग क्या है? रॉन्ग ये है कि जो 3 आईपीएस की एक साथ बात हो रही है, और एक जो इसका वो है, जो ट्रेडमार्क इस बंदे का ऑलरेडी है, ही सेइंग कि जो मेरा ट्रेडमार्क वो कॉपीराइटेड है, जो कि वो चीज गलत है। वो अलग चीज है, कॉपीराइट अलग एंटिटी है, ट्रेडमार्क अलग एंटिटी है। फिर वो कह रहा है कि मैं उसको भी पेटेंट करा लूं क्या? सो सेंटेंस में ये गलत है। तो हर चीज जो हम कुछ नहीं बनाते हैं, उसको एक पर्टिकुलर आईपी का जो एक वो होता है, जो एक दायरा कहते हैं बीच बीच से, उसमें अगर फिट हो रही है तो वो उसी आईपी में तभी जाएगी। अगर हम ब्रांड जैसे लोगों की बात कर रहे हैं, सिंबल की बात कर रहे हैं, कोई वर्ड मार्क बनाया तो उसको पेटेंट नहीं करा सकते सर। देन उसमें क्या होता है, वी गो फॉर ट्रेडमार्क्स। कोई ड्राइंग बनाए, कोई पेंटिंग बनाए, आपको बोले मुझे पेटेंट कराना है इस ड्राइंग पेंटिंग या पोयम को, वो नहीं हो सकती। दैट गोस फॉर कॉपीराइट प्रोटेक्शन। सो एवरी आईपी इज डिफरेंट इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। सो आईपी में क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, इंटेलेक्चुअल और प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल वाई? बिकॉज ये सब बेसिकली हमारे ब्रेन का खेल है। अगर हमने कुछ सोचा, हमने कुछ, हमारे दिमाग में कुछ सोचा, कुछ इनोवेटिव आइडिया आया, कुछ नया लिखा पढ़ा, मतलब लिखा या ड्रॉ किया, कोई स्टोरी लिखी, या कोई नया एक लोगो बना दिया, सिंबल बना दिया। सो बेसिकली अब आपका अगर ब्रेन एक्टिव है, ब्रेन चलेगा, तो भी आप क्रिएटिविटी कर सकते हो। तो दैट इज इंटेलेक्चुअल पार्ट। प्रॉपर्टी वाई? बिकॉज अगर सपोज आपको कोई पेटेंट अपना यूज नहीं करना, आपको लग रहा है कि नहीं मेरे पास तो फंड्स नहीं है, मैं इसको यूज ही नहीं कर सकता, मैं क्या करूं? जैसे इंडिविजुअल इन्वेंटर्स होते हैं, उनके साथ इश्यू आता है, इतने फंड्स नहीं होते, ना फैक्ट्री होती है, ना इतना सेटअप होता है, नहीं बाकी चीजें जो मेंटरशिप एंड गाइडेंस जो हम कहते हैं, कई चीजें नहीं होती, तो क्या करते हैं वो लाइसेंस आउट कर देते हैं कि ठीक है 5 इयर्स के लिए आप मेरा टेक्नोलॉजी लो, प्रोडक्ट बेचो, पहले तो मुझे अपफ्रंट फी दे दो, अब जब लाइसेंस एग्रीमेंट साइन होता है वी टेक द अपफ्रंट फी। तो जो इन्वेंटर्स होते हैं अपफ्रंट फी ले लिया, फिर उसके बाद आप जितने जब प्रोडक्ट्स बेचोगे, एनुअल सेल्स में, मतलब एक साल के सेल्स में, या तो बाई एनुअली या एनुअली या क्वार्टरली आप रॉयल्टी ले लो। तो ये होता है ट्रेडेबल कमोडिटी। आईपी है, ट्रेडमार्क है, ट्रेड कर सकते हो, सेल कर सकते हो, लाइसेंस आउट कर सकते हो, सो ट्रेड कर सकते हो। दैट्स व्हाई प्रॉपर्टी। फर्स्ट इज पेटेंट्स, जिसको हम हिंदी में एकस्व भी कहते हैं। सो पेटेंट्स, तो पेटेंट्स क्या होते हैं? एक टाइटल होता है। पेटेंट किसी को मिल गया मतलब एक टाइटल मिल गया कि ये एप्लीकेंट है, ये पेटेंट होल्डर है, ये असाइनी है, ये ग्रांटी है, ये सब राइट्स मिलते हैं, मतलब टाइटल्स मिलते हैं। So it is a title providing the applicant with the exclusive right to prevent others from possessing, using, selling, manufacturing, and importing the patented invention, or offer to do any of these things within a definite geographical area. तो जब आपका पेटेंट जब ग्रांट हो जाए, तो आपके पास ये राइट्स आते हैं। प्रोसेसिंग मतलब वो आपकी अपनी चीज है, तो वो आपका अपना पोजेशन आप ही का है। यूजिंग मतलब अगर मैंने कोई जैसे कि मोबाइल की टेक्नोलॉजी या हेडसेट की टेक्नोलॉजी है, मैंने पेटेंट ग्रांट करा लिया, तो सारे राइट्स मेरे पास ही रहेंगे कि मैं उसको कैसे यूज करूँ, मैं उसको कैसे बेचूं, कैसे मैन्युफैक्चर करूं। और अगर राइट्स मेरे पास हैं, किसी सपोज हम हेडसेट की बात करें, मेरे पास है, तो सिमिलर हेडसेट्स इफ आई फाइल्ड a patent in India and it has been granted in India, so apart from me nobody can import that similar headset from any other country. Why? Because मेरे पास राइट्स है इंडिया में, टेरिटोरियल राइट्स है, इंडिया की सारी स्टेट्स में मेरे पास राइट्स हैं। तो आपको अगर सिमिलर हेडसेट यूज करना है, इंपोर्ट करना दूसरे कंट्री में करा, सिंस मेरे राइट्स इंडिया तक हैं, इंडिया में सेम चीज इंपोर्ट नहीं हो सकती टिल माय पेटेंट इज एक्टिव। और जो आपके पास जो सारे राइट्स आते हैं ना, तो कैसे भी आप यूज कर लो, सेल करो, मैन्युफैक्चर करो, इंपोर्ट, जो भी राइट्स आपके पास आते हैं, सेम राइट्स सिर्फ आपके पास और किसी के पास नहीं। वो राइट्स अगर कोई प्रैक्टिस करता है, यू कैन आस्क द पर्सन टू स्टॉप इट। सो बेसिकली दैट पर्सन इज इन्फ्रिंजिंग योर पेटेंट, सो यू कैन आस्क द पर्सन टू स्टॉप इट। आप उसको रोक सकते हो क्योंकि राइट्स आपके पास है, 20 इयर्स तक ही राइट होते हैं, उसके बाद तो इट गोज इन द पब्लिक डोमेन। सो सॉरी, तो पेटेंट किसके लिए अवेलेबल होते हैं? प्रोडक्ट एंड प्रोसेस के लिए। सॉरी एक्सक्यूज मी, प्रोडक्ट आपने कुछ नया बनाया, जैसे कि मैं मोबाइल की बात की, मैंने हेडसेट की बात की। अगर आप अपने ऑफिस रूम में बैठ के भी अगर अपनी लाइक हेड को टर्न करें लेफ्ट राइट, आप देखिए कितनी चीजें हैं। सो एवरीथिंग इज लाइक कुछ ना कुछ आईपी सब में है। तो आप हाथ में मोबाइल लिए, मोबाइल हो गया, लैपटॉप या कंप्यूटर से आप इस सेशन को मतलब देख रहे हैं,
अगेन अगेन पेटेंटेड थिंग, आपका माउस है, अगेन डिजाइन है, उसमें कुछ ना कुछ है। सो प्रोडक्ट, माउस लिया है, लैपटॉप लिया, दिस थिंग मोबाइल है, पेन है, या कोई भी ऐसी चीज जो समथिंग इनोवेटिव रही है, बल्ब है जैसे, ये सब चीजें प्रोडक्ट्स हो गई इनके लिए। या प्रोसेस, प्रोसेस मीन्स किसी प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हो गया सपोज, या किसी केमिकल को तैयार करने का तरीका, या कुछ एक्सट्रैक्शन का मेथड है। तो इस तरह के मेथड से कम अप, एंड दिस इज न्यू, और पहले किसी ने नहीं किया है ऐसी चीजें, तो वो प्रोसेस को भी पेटेंट मिलता है। तो प्रोडक्ट एंड प्रोसेस। Sometimes we say composition also. Suppose like A, B, C, D, 4 chemicals हैं या 4, like say कोई भी है, not just chemicals, कोई matter है suppose. It can stay in like a liquid form or gas, this thing, gaseous form, किसी भी form में अगर है, तो आप चीज़ को combine कर रहे हैं, तो solid है या जो भी है, मतलब अगर आप combine करें तो composition आप बना रहे हैं, तो आप उसमें composition का एक पेटेंट भी ले सकते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग मतलब कैसे आप उस सारे A, B, C, D स्टेप्स से, या इफ यू से 1, 2, 3, 4 स्टेप से कैसे उस चीज को अचीव कर रहे हैं, तो उस चीज का भी पेटेंट मिलता है। तो प्रोसेस हो गया, प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट गोस फॉर कंपोजिशन आल्सो, बिकॉज एट द एंड वी आर रिसीविंग, वी आर डेवलपिंग समथिंग, तो कुछ ना कुछ बन रहा है। अब जैसे कि इन 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 आवर हाउसेस वी सी कि जैसे सपोज एंड्स है, कॉकरोचेस आते हैं, हिट का एक लिक्विड आता है, तो वो भी क्या कंपोजिशन है ना, तो वो भी उसमें भी वी कैन फाइल अ पेटेंट एप्लीकेशन। तो एट द एंड जो कंपोजिशन बनता है दैट गोस फॉर द प्रोडक्ट, और जो process of manufacturing it, that is a process thing. So a single patent application can have claims for process as well as product also, granted for 20 years from the prior date. So जो initial filing होती है, जो first आपका application patent office में submit होता है, वो कुछ भी हो सकता है, like provisional भी हो सकता है, complete भी हो सकता है। तो जो भी application जिस टाइम आपका सबमिट होता है, उस दिन से 20 years कैलकुलेट होते हैं, अगर आपका पेटेंट ग्रांट होता है। तो जब भी ग्रांट हो रहा है, 5th ईयर में, 6th ईयर में, 8th ईयर में, 12th ईयर में, जब भी हो रहा है, जिस दिन आपका फर्स्ट एप्लीकेशन फाइल होगा उस दिन से 20 ईयर्स कैलकुलेट होंगे। हो सकता है 12th ईयर में आपका पेटेंट ग्रांट हो, अगर नॉर्मल रूट ले जाए, किया जाए, और फिर अब तो जनरली 12 साल में नहीं होते हैं, 5-6 ईयर्स में हो जाता है, अगर मतलब अगर वर्कलोड पेटेंट ऑफिस का ज्यादा हाई ना हो। तो अगर सपोज वी एज्यूम कि 6th या 7th ईयर में भी ग्रांट हो रहा है, तो 20 में सब 6 माइनस कर दो, 14, 6 साल तो आपके वेस्ट हो गए, अब 14 साल बचे आपके पास। तो 14 साल तक ही आप उसको यूज कर सकते हो अपनी टेक्नोलॉजी को, और मतलब एज ए आप मतलब क्लेम कर सकते हो कि इट्स पेटेंटेड। उसके पहले तो पेटेंट पेंडिंग ही लिखना पड़ता है किसी भी प्रोडक्ट में। सो राइट्स आर टेरिटोरियल इन नेचर। अगर पेटेंट इंडिया में फाइल कर रहे हो, ग्रांट हो रहा है, तो इंडिया में ही राइट्स है। आप पाकिस्तान में जाके, बांग्लादेश में जाके प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आप नहीं बोल सकते कि नहीं मेरे पास पेटेंट है, ये चीज मेरे सेम टेक्नोलॉजी को इन्फ्रिंज नहीं करो, ये कॉपी नहीं करो, ये मेरा टेक्नोलॉजी है, ये आप अपनी राइट्स को प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आपको जिस भी कंट्री में लग रहा है कि आपकी टेक्नोलॉजी का मार्केट होने वाला है या एग्जिस्ट करता है, तो एज आईपी प्रोफेशनल्स वी एडवाइज कि आप सिमिलर सेम कंट्री में आप जाके अपना आईपी फाइल करें। सो पेटेंट्स के में वी एडवाइज, सपोज लाइक कुछ कंट्रीज है जिसमें डायबिटिक पेशेंट्स ज्यादा है, कुछ कंट्रीज जिसमें एस्थमेटिक ज्यादा होगा, कुछ कंट्रीज जिसमें ओबेसिटी ज्यादा है। सो अगर हम कुछ बना रहे हैं डायबिटिक्स, इंसुलिन के इंसुलिन टाइप कुछ, इंसुलिन कुछ करना है, या फिर ओबेसिटी को कम करने के लिए कुछ हम चीजें बना रहे हैं, सपोज बीइंग एंड सिटिंग इन इंडिया, अगर हम ओबेसिटी के लिए को कॉम्बैट करने के लिए कुछ बना रहे हैं, सो आइडियली होना क्या चाहिए कि मार्केट चेक करना चाहिए हमें पूरे वर्ल्ड के मैप में। आप देखोगे कौन कौन से कंट्रीज में जिसमें ओबेसिटी हाई, रेशियो हाई है, तो वहां पे आपके टेक्नोलॉजी का मार्केट हो सकता है। तो इंडिया में तो फाइल करो ही करो, तो सब कंट्रीज में भी आप फाइल करो। तो हमेशा मार्केट को चेक करना चाहिए पेटेंट फाइल करने से पहले। इंडिया में तो फर्स्ट इनिशियल फाइलिंग कर लो, उसके विद इन 12 मंथ्स आप पीसीटी फाइल कर सकते हो इंटरनेशनल, यू कैन से दूसरी कंट्रीज में एंटर करने के लिए। सो वी एडवाइस टू द इन्वेंटर्स इन दैट वे, मार्केट टेस्ट करने। तो फिर क्या होगा कि ना आप तो यहाँ पे आराम से चला रहे हो टेक्नोलॉजी, सिमिलर टेक्नोलॉजी चाइना में बिक रही है या यूएस में बिक रही है, तो कुछ नहीं कर सकता, आपके पास तो राइट्स नहीं है, आपके पास आपके राइट्स सिर्फ इंडिया तक ही लिमिटेड है। सो अगर पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, तो क्या होता है कि जो प्रोडक्ट और प्रोसेस हम सोचते हैं कि जनरली होता है कि वी हैव सीन की रिसर्चर्स जो होते हैं, जो लैब में काम करते हैं, जो पीएचडी स्कॉलर्स होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, वो क्या सोचते हैं कि नहीं हमने बनाए हैं, अभी बनी है, और ये तो बिल्कुल नहीं है, नॉवेल है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं, बिकॉज हम तो इसी फील्ड के, हमें पता है ऐसा नहीं होता है। जब भी आपको ऐसा लगता है, just take help of any IP professional, he or she can guide you whether your technology is really novel or not. तो इसमें क्या होता है कि जब हम लोग ने एक छोटा सा प्रायर सर्च करते हैं टू फिगर आउट कि हम जो ये जो चीजें जो इन्वेंटर क्लेम कर रहे हैं
बाकी वो चीजें मतलब क्या कहते हैं नॉवल है कि नहीं। तो अगर सर्चिंग के टाइम पे हमें कुछ लिटरेचर मिलता है, पेटेंट लिटरेचर, नॉन पेटेंट लिटरेचर, और वो क्लोजली रिलेटेड है टू द टेक्नोलॉजी विच द इन्वेंटर हैज शेयर्ड विद अस, तो हम उसको शेयर करके बोलते हैं कि देखिए यू वर क्लेमिंग बट अकॉर्डिंग टू अस like we are not like that much into this आपकी जो फील्ड है, आप बेस्ट पर्सन हो वो इस चीज को चेक करने के लिए, बट अकॉर्डिंग टू आवर लिमिटेड नॉलेज वी फील दैट दिस लिटरेचर इज ओवरलैपिंग with the technology for which you have disclosed to us। तो क्या होता है, ओवरलैपिंग मिलता है, कई बार बिल्कुल सेम मिल जाता है, हम जैसे कंपोजिशन है बिल्कुल सेम मिल गया, कई बार बिल्कुल नहीं मिलता। तो बिल्कुल नहीं मिलते तो वो हमारे नोवेल्टी क्राइटेरिया मतलब मीट हो गया। अगर मिल जाता है वी शेयर विद देम, वी आस्क देम कि आप प्लीज बताओ कि आपकी टेक्नोलॉजी डिफरेंट है कि नहीं है। उसके बाद भी दे कम टू अस, इफ दे कम एंड दे से नहीं नहीं बिल्कुल इसमें ये अलग है, इसमें हमारे में ये अलग है, तो फिर हम लोग बोलते हैं ठीक है ओके, आपके हिसाब से यू आर द बेस्ट पर्सन टू गेट थ्रू दिस। आप अगर बोल रहे हो क्योंकि आप इस फील्ड के हो, आप बोल रहे हो तो वी विल टेक अप, वी विल टेक दिस थिंग अप एंड वी विल से इट्स नॉर्मल। हो गया ये। सेकेंड आता है इन्वेंटिव स्टेप। इन्वेंटिव स्टेप में अगर बहुत ही बेसिक क्या कहते हैं सेंस में अगर इफ वी टॉक अबाउट इन्वेंटिव स्टेप इज समथिंग इज टेक्निकली एडवांस, मतलब कि अगर मैंने एक नोकिया का छोटा वाला मोबाइल बनाया है मेरे पास, मतलब एग्जिस्ट कर रहा है, और मैंने उससे जैसे कि अभी जो हमारे हैंडसेट आ रहे हैं एग्जिस्टिंग, ये वाले जो आ रहे हैं मतलब आराम से आप वो वाले बटन्स नहीं है, आराम से स्क्रीन वाले टच करके आप जो भी आपको जिस भी ऐप में एंटर करना है, जो भी कॉल्स करनी है कर सकते हो टच स्क्रीन वाले। तो क्या होता है ना, नोकिया एग्जिस्ट कर रहा था, अब ये वाला आ गया, तो ये टेक्निकली एडवांस हो। वाई? क्योंकि इसमें बहुत सी चीजें आ गई हैं, आपके बटन्स की वो नहीं है, ईज हो गई, ईज ऑफ यूज हो गया कस्टमर्स के लिए, फिर और भी डिफरेंट डिफरेंट एप्स आ गए, इंटरनेट है, म्यूजिक है, रेडियो है, मल्टीपल थिंग्स है। सो दिस इज टेक्निकल एडवांसमेंट। So if your technology is meeting the criteria of technical advancement, या फिर if we talk about vaccines, drugs and all, so अगर suppose जैसे कि मलेरिया की वैक्सीन we talk about किस exist कर रही है, एक certain उसकी efficacy है, and if somebody comes up with another vaccine and he or she claims that our vaccine is more efficacious। अगर मलेरिया की वैक्सीन अगर एक वीक में 3 डे मतलब ऑल्टरनेट डे अगर पेशेंट को देना पड़ता था, तो हमारी जो वैक्सीन है वो एक बार ही अब दो या सिर्फ 2 बार दो, दैट्स इट। ये ऑल्टरनेट डे वाला मैटर नहीं रहेगा। तो इफ दिस टाइप ऑफ थिंग्स कम्स अप कि एफिकेशियस है, देन वी अगेन वी से कि इन्वेंटिव स्टेप क्राइटेरिया हैज बीन मेट। सो ये सब चीजें हैं। इफ अगर आपकी टेक्नोलॉजी एक्सिस्टिंग टेक्नोलॉजी से किसी न किसी फॉर्म में बेटर है, कॉस्ट इफेक्टिव है, सपोज कोई चीज बनाने में अगर सपोज 1000 लगता है, और उसका जो एंड सॉल्यूशन है, जो वो चीज को मीट करना चाह रहा है वो प्रोडक्ट या कंपोजिशन, इफ यू टॉक अबाउट वही चीज को मीट करने के लिए अगर 500 रुपए में या 200 रुपए में वो चीज दूसरी चीज बन जा रही है तो सेम रिजल्ट दे रही है, देन वी कैन से टेक्निकली एडवांस। तो किसी न किसी फॉर्म में या तो पैसा कॉस्ट इफेक्टिव हो सकता मैन्युफैक्चरिंग या कंस्ट्रक्शन, या फिर वो एग्जिस्टिंग किसी नीड को मीट कर रही हो, अभी तक कुछ ऐसा आया ना हो, या फिर एग्जिस्टिंग अगर कोई चीज है तो उसके ऊपर दैट शुड बी टेक्निकली एडवांस्ड। ये हो गया सेकंड क्राइटेरिया। थर्ड इज इंडस्ट्रियली एप्लीकेबल, मीन्स की कुछ उसका यूटिलिटी होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि हमने बना दिया कुछ काम है नहीं, तो फिर अगर फाइल भी करूँ तो जो कंट्रोलर है वो तो रिजेक्ट कर देंगे कि इसका यूटिलिटी नहीं, तो बना क्यों है। देन पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर, तो इंडिया में क्या है, जो पेटेंट्स एक्ट है ना उसमें 2 सेक्शन है 3 और 4, उसमें क्लियरली मेंशन है कि व्हाट इज नॉट पेटेंटेबल। सो ये है सेक्शन 3 और 4। तो इसमें अगर आप पढ़ोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्या क्या चीज पेटेंटेबल है, क्या चीज नॉट पेटेंटेबल है। तो अगर सेक्शन 3 या सेक्शन 4 में आपकी इनोवेशन फॉल करती है, तो आप पेटेंट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसमें जो क्राइटेरिया आप एक्ट खोल के पढ़ो तो आपको पता चल जाएगा। जस्ट अ मिनट, जस्ट So first is 3A, an invention which is frivolous or which claims anything obviously contrary to well-established natural laws. नेचुरल लॉ क्या हमें पता है, ग्रेविटी नेचुरल लॉ पता है। अब कोई कुछ मशीन बना दे कि मेरा तो ग्रेविटी पे काम ही नहीं करता मशीन, तो नहीं, उसको नहीं मिलेगा पेटेंट। सेकंड इज which is against to the morality and juris to public health। अब ह्यूमन जैसे कि किसी ने बना दिया ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट बना दिया कि किसी के घर में अगर कोई लोग नहीं है और लॉक करके अपने घर को गए हैं, तो जो मेरा इंस्ट्रूमेंट है वो थेफ्ट में हेल्प करेगा, वो लॉक को तोड़ने में हेल्प करेगा। तो इस तरह की चीजें आप अगेंस्ट आप ह्यूमन जा रहे हो, एनिमल्स के जा रहे हो, मोरालिटी में जा रहे हो, पब्लिक हेल्थ पे जा रहे हो, तो चीजों को पेटेंट नहीं मिलता।
कुछ आपने नया साइंटिफिक प्रिंसिपल निकाल दिया, कोई एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी आपने निकाल दी, न्यू प्रॉपर्टी न्यू यूज ऑफ ए नोन सब्सटेंस। हमें पता है कि हल्दी के क्या खासियत है, दिस थिंग नीम का क्या है, बाकी चीजों क्या है। अब अचानक से भी डिस्कवर की नहीं हल्दी के एंटीबायोटिक, एंटी माइक्रोबियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी के अलावा भी कुछ और मिल रहा मिक्स। सपोज स्किन क्लियर करता है, स्किन क्लियर क्या जो दिस थिंग होते हैं, ब्लेमिशेस होते हैं, या फिर आपकी स्किन अगर का जो कलर उससे कलर नीचे आकर देता है। अगर इफ यू टॉक अबाउट, अगर वो चीज में डिस्कवर किया हम क्लेम करने में, तो वो नहीं मिलता। जो नोन जो एग्जिस्टिंग चीज है उस पर फिर नया न्यू यूज या न्यू प्रॉपर्टी उसकी फिगर आउट कर रहे हो, वो चीजें पेटेंटेबल नहीं होगी। एक एड मिक्सचर, अब जैसे मुझे पता है कि अगर शिकंजी जैसे कि नींबू पानी अगर हम बनाते हैं, तो नींबू पानी में अगर हम सॉल्ट डालेंगे क्या टेस्ट आएगा। हमें पता है कि अगर नींबू पानी में हम चीनी डालेंगे क्या टेस्ट आएगा। बट अगर हमने क्या किया, नींबू पानी में दोनों चीजें डाल दी, तो वो हमें पता है ना कि खट्टा मीठा टेस्ट आएगा। तो नोन हो गया ना, ऑब्वियस हो गया। तो एड मिक्सचर जिसमें कि मिक्सचर की कैरेक्टरिस्टिक्स में जो इंडिविजुअल जो कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो साथ में है। जैसे कि अब खट्टा मीठा हो, ऐसा नहीं कि कुछ तीसरा टेस्ट डेवलप हो गया, वो नहीं, दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ। तो इस तरह के एड मिक्सचर्स पेटेंटेबल नहीं होते हैं। देन अरेंजमेंट और रीअरेंजमेंट और डुप्लीकेशन ऑफ नोन डिवाइसेस अगेंस्ट अनदर थिंग। देन मेथड ऑफ एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर, अब पेड़ पौधे उगाने का कोई तरीका नया निकाल दिया आपने, सपोज अब फ्लावरिंग का, हॉर्टिकल्चर का कुछ नया निकाल दिया, तो वो सब मेथड, ये सब चीजें इसमें मतलब पेटेंट लॉ में नहीं आती है। आप दूसरा आईपी देख सकते हो उसमें, बट दीज थिंग्स एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर इफ यू टॉक अबाउट, ये पेटेंटेबल नहीं है। बट अगर आपने कोई नई ब्रीड तैयार की क्रॉस ब्रीडिंग से या फिर किसी और तरीके से, तब दैट इज पेटेंटेबल, दैट इज कैन बी अप्लाइड फॉर सुटेबल आईपी, बट नॉट दिस पेटेंट। Then any process for the medical, surgical, curative, prophylactic or treatment of human beings, or any process for similar treatment of animals. अब किसी को कोई बीमारी हुई, हमने ट्रेडिशनल हमें तरीका पता है कि इतने मेडिसिन देने या ये इंजेक्शन देना है या देना है, हमें ये सब चीजें हमें पता है। बट अगर हमने कोई नया तरीका निकाल दिया कि नहीं नहीं हम इस तरीके से करेंगे, थोड़ा सा कोल्ड प्रेस कर दिया, एक दो मेडिसिन कुछ दे दी, या जो भी हमने कुछ नया तरीका दिखाया किसी को क्योर करने का, दैट इज नॉट पेटेंटेबल। बट डायग्नोस्टिक किट्स, मेडिसिन, वैक्सीन, ये चीजें पेटेंटेबल है। बट मेथड ऑफ ट्रीटमेंट, अब कोई ऑपरेट करने का तरीका, किसी ट्यूमर को हटा रहे, या अपेंडिक्स का है या कोई और चीज है, दैट इज नॉट पेटेंटेबल। देन प्लांट्स एंड एनिमल्स, आप इनको पेटेंट नहीं करा सकते, ठीक है। मैथमेटिकल जैसे कोई लोग बनाते हैं, डॉली शीप बनाया हमने, फिर कुछ और हमने क्लोन बना दिए, वो सब चीजें इंडिया में तो पेटेंट नहीं मिलता उनको। मैथमेटिकल बिजनेस मेथड, अब कोई तरीका है बिजनेस का, किसी कंपनी ने अपना निकाला है, या मैथमेटिकल कोई अपना तरीका, किसी ने कोई क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका निकाला, दैट इज नॉट पेटेंटेबल। फिर लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क, दैट इज कॉपीराइटेबल। अब आप ये सब चीजों में आपका क्रिएटिविटी फॉल कर रही है, you go for copyright protection. A mere scheme or rule or method of performing mental act or method of playing game. Just a minute. Just a minute. Hello. Hello, sir. Yeah, we can hear you. Yeah, just give me 2 minutes break. Now somebody's calling. Just give me 2 minutes break. Now. Okay. कोई लगता है कॉल आ गई है मैडम के पास, तो शायद उस कॉल पे बिजी है। विजय जी, मेरे को लगता है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है ज्वाइनिंग में, क्योंकि मैं एज ए होस्ट देख रहा हूँ बहुत सारे लोग वेटिंग पे चलते हैं, फिर एग्जिट कर जाते हैं, ज्वाइन करे हुए वो भी एग्जिट कर रहे हैं। यस सर, ड्रॉप ज्यादा हो रहा है सर। ड्रॉप क्यों हो रहे हैं? ये तो मतलब देयर इज सम प्रॉब्लम विद द ज्वाइनिंग, और जो ज्वाइन कर लेते हैं वो भी कुछ टाइम बाद ड्रॉप हो रहे हैं। जी। अच्छा, मैंने अभी लॉगिन करने की कोशिश की थी मेन आईडी में, तो वो पासवर्ड मांग रही है, जो शायद शुभांगी की उस पर जाता है। वो यस, She is not पासकोड UPI code. एक्चुअली वो आराध्या जो है ना, वो शायद छुट्टी पे चली गई, कुछ प्रॉब्लम। मैंने उसको बोला था कि तुम्हें एक डमी लिंक क्रिएट करके और 8-10 लोगों का पहले विद इन ऑफिस का
एक जो है ना वो जूम ऐसे करके ट्रायल करके देख लो, क्योंकि मेरे को भी, मैं भी लॉगिन करा था तो पासवर्ड मांग रहा था, फिर 2-3 बार किया तो खैर उसने एक्सेप्ट कर लिया, फिर उसको जो है वो सर फिर उसमें से ये हटा दिया था, ऑथेंटिकेशन अब नहीं लगा है उसमें, तो ईमेल आईडी पासवर्ड नहीं मांगना चाहिए। आज वो करके गई कुछ थी। और चीज वेरीफाई कर रहा था, तो 2 बार किया, बट थर्ड टाइम जो है ना, फिर मैंने गजन फोन का थर्ड टाइम किया तो उसने एक्सेप्ट कर लिया। तो इसको 1-2 बार जो है ना थोड़ा सा एक कोई डमी लिंक क्रिएट करके ना, कोई भी एक लिंक करके और आपस में विद इन चलिए ऑफिस ही अवधेश, करके ट्रायल करके अवधेश देख लो। अवधेश जी, अवधेश जी मैडम आ गए प्लीज, सोना मैडम प्लीज। ओके सर, सॉरी सर, थोड़ा सा जाना पड़ गया सर। हाँ, सो ये है चीजें जो सेक्शन 3 की बात हम कर रहे थे। तो मैथमेटिकल बिजनेस मेथड हो गया। यहाँ पे हम लोग कहाँ आ गए थे? हाँ, दिस थिंग 3M पे आ गए थे, मेयर स्कीम और रूल और मेथड ऑफ परफॉर्मिंग मेंटल एक्ट। अब जैसे क्या होता है ना, कुछ क्विजेज होते हैं, जैसे रूबिक्स क्यूब हमें पता है, उसको सॉल्व करने का तरीका कुछ मैंने नया डिस्कवर कर दिया, तो वो चीजें पेटेंटेबल नहीं इंडिया में। देन प्रेजेंटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, अब कोई तरीका है, किसी का फॉर्मेट है, जैसे कि मेरा ये प्रेजेंटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन है, जो कि ये जो पीपीटी है मेरी, ये मेरा तरीका है, दिस इज नॉट पेटेंटेबल। देन टोपोग्राफी ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जैसे चिप में जो सर्किट्स होते हैं, जैसे लैपटॉप में मदरबोर्ड में चिप होता है, फिर और मोबाइल्स में भी होते हैं वो, तो वो चीजें जो होती है टोपोग्राफी, टोपोग्राफी मीन्स आप ऊपर से जो देखते हो, जो उसका एक लुक आता है, दैट इज नॉट पेटेंटेबल इन इंडिया। देन ट्रेडिशनल नॉलेज, तो जैसे कि ट्रेडिशनल नॉलेज क्या होता है कि जो कहते हैं ना, हमारे पास जनरेशन से आया है हमारे पास, जैसे दादी नानी हमारी करती थी और पूर्वजों से आया कि थोड़ा सा पेन हो रहा है तो हल्दी का छाप लगा लो, वो कोई स्वेलिंग है, कहीं चोट लग गई है तो वो ठीक हो जाएगा, हल्दी वाला दूध पी लो। तो ट्रेडिशनल नॉलेज ये चीज हो जाती है, मीन्स कि हमें पता है कि टर्मरिक में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, टर्मरिक में एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज होती है। तो ये ट्रेडिशनल नॉलेज है, नीम है, टर्मरिक है, और मतलब वेरियस जो भी हमारे मसाले हैं, हमें पता है दालचीनी वेट लॉस में हेल्प करता है, मेथी डायबिटिक्स में हेल्प करता है, देन जीरा एंड दिस थिंग, फिर टॉक अबाउट सौंफ, फिर हींग हमें स्टमक इश्यूज में हेल्प करता है, सौंफ अगेन स्टमक इश्यूज में हेल्प करता है। ये चीजें ट्रेडिशनल नॉलेज है, मीन्स ट्रेडिशन बाय ट्रेडिशन और जनरेशन बाय जनरेशन हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है। सो अगर आप जीरे की कोई नई कैरेक्टरिस्टिक डिस्कवर करो, दैट इज नॉट पेटेंटेबल। तो ट्रेडिशनल नॉलेज में जो चीजें एग्जिस्ट कर रही है वो तो पेटेंटेबल है ही नहीं। ऑल ऑफ अ सडन इफ यू कम अप कि नहीं, सॉफ्ट गर्मियों में ठंडक, सॉफ्ट का शरबत ठंडक तो देता ही हमें, अब सॉफ्ट में एक और चीज मुझे मिला, ये हम मैं इसका एक न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे पता चला है, इसके एसेंशियल ऑयल को एक्सट्रैक्ट करके, तो ये चीजें नहीं पेटेंटेबल है। Then section 4, no patent shall be granted in respect of an invention relating to atomic energy। तो आपने कुछ अगर पेटेंट तैयार किया एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड, दैट इज नॉट पेटेंटेबल। बट अगर आपके पास ऐसा है, यू कैन अप्लाई फॉर ए पेटेंट। तो क्या होता है ना कि जब एप्लीकेशन जब हम फाइल करते हैं ना इंडियन पेटेंट ऑफिस में, तो आइडियली अगर आप कोई एक्सपेडाइटेड रूट नहीं ले रहे हो, 18 महीने बाद वो इट कम्स ऑन द पोर्टल, दैट इज आईपी इंडिया, उसकी जो वेबसाइट उस पर आ जाता है, मतलब पब्लिक के लिए वो ओपन हो जाता है। बट अगर एटॉमिक एनर्जी या किसी डिफेंस का समथिंग कुछ आपने पेटेंट फाइल किया है, तो उसमें क्या होता है कि जो पेटेंट ऑफिस है ना, अगर आप उनको लगता है कि कोई पोटेंशियल है इसका, दे कीप इट एज अ सीक्रेट, वो अपने तक रखते हैं, फिर कमिटी बैठाते हैं, इसमें डीआरडीओ रहता है, ऑल्सो काफी मतलब अच्छी कमिटी बैठती है, फिर वो डिस्कस करते हैं कि वेदर इट इज सुटेबल फॉर गेटिंग अ पेटेंट और नॉट, तो वो अलग रूट हो जाता है बिल्कुल, वो पब्लिक के नॉलेज में नहीं आएगी, वो अंदर अंदर ही सब कुछ अपना काम होता रहता है। तो वैसे तो इंडिया में कहा जाता है पेटेंट नहीं होता, बट आपके पास ऐसा है कुछ, इफ यू रियली यू फील लाइक यू कैन सर्व द इंडियन आर्मी और इंडियन मिलिट्री, तब आप पेटेंट फाइल कर सकते हो आर्म्स एम्यूनिशन के लिए, तो बट इट विल बी केप्ट एज अ सीक्रेट। सो सेकंड इज कॉपीराइट्स। सो अभी तक हमने जो पेटेंट्स में पढ़ा है कि 20 ईयर्स का टर्म मिलता है, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस के लिए मिलता है, राइट्स टेरिटोरियल होते हैं, और इफ यू टॉक अबाउट पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरिया, तो हमारा नोवेल्टी होना चाहिए, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होना चाहिए, और इन्वेंटिव स्टेप दैट इज टेक्निकली शुड बी एडवांस्ड ओवर द पैरा। और 3 एंड 4 को रीड करके इफ यू टॉक अबाउट 3 एंड 4 की जो कैटेगरी है सेक्शन 3 एंड 4 ऑफ इंडियन पेटेंट्स एक्ट, उसमें फॉल नहीं करना चाहिए। तो सेकंड आईपी वी विल टॉक अबाउट इज कॉपीराइट्स। सो कॉपीराइट तो बेसिकली लिटरेरी आर्टिस्टिक वर्क्स के लिए होता है, आपने ड्राइंग, पेंटिंग, कुछ सनसेट का फोटो खींचा, कहीं आप मॉर्निंग में उठे, बर्ड्स की जो हमिंग वॉइस है, मतलब या सिंगिंग, कुछ भी आपने आपको अच्छी लगी मॉर्निंग में, आपने उसको कैप्चर कर लिया, तो ये सब चीजें इफ यू टॉक अबाउट यू कैन गो फॉर द कॉपीराइट एप्लीकेशन। दीज थिंग्स आर नॉट पेटेंटेबल। आर्किटेक्चर वर्क्स, आपने कोई मूर्ति बनाई है, कोई पेंटिंग बनाई है, कोई पोएम लिखी, कोई स्टोरी लिखी है आपने, सो ये हो गया। सो कॉपीराइट लॉ जो होता है, इट्स बेसिकली प्रोटेक्ट्स आइडियाज एक्सप्रेस्ड इन अ टैंजिबल फॉर्म बट नॉट द आइडिया।
अंडरलाइंग सच एक्सप्रेशन। अब क्या होता है कि आइडिया है, जैसे कि सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास आइडिया है कि मैं किसी गोवा के बीच पे जाके मॉर्निंग का सन, जो जो मॉर्निंग का जो होता है, जो सनराइज है सब, वो मॉर्निंग का मैं फोटो लूं। मेरे पास एक आइडिया है कि हाँ कुछ किसी बीच पे जाके आई विल डू दिस थिंग, चेन्नई के बीच पे जाके पौंडी में, या फिर दिस थिंग गोवा। बट आइडिया है तो उससे नहीं होगा ना, आई हैव टू कैप्चर द फोटो, और मुझे या तो मैं पेंट करूँ उस चीज को, या तो मैं पोएम के फॉर्म में एक्सप्रेस करूँ उसको कि हाँ मॉर्निंग में आई वेंट देयर, जो कूल ब्रीज थी, फिर बर्ड्स वेर चर्पिंग एंड ऑल दीज थिंग्स। So if you're expressing an idea, you can form any form of any creativity, and you can find the copyright protection for that. Copyright protection arises automatically on creation of the work, provided it is original. And there is no formal registration required. So what we say generally to the people who do such type of things is that कि जिस दिन आपने पोएम लिखी या ड्राइंग किया, आप नीचे क्या करो, एक सी लिखो, एक सर्कल में डालो और अपना नाम डाल दो और डेट डाल दो, उस दिन सबको कॉपीराइट हो गया। सोशल मीडिया में इफ यू पोस्टिंग एनीथिंग जो कि आपकी क्रिएटिविटी है, जस्ट पुट कॉपीराइट एंड योर नेम। तो क्या होता है ना कि जिस टाइम पे वो चीज एग्जिस्टेंस में आ गई, तब से उसको कॉपीराइट का प्रोटेक्शन मिल गया। बट जस्ट टू अवॉइड कि फ्यूचर में आपने कुछ ऐसे सपोज कोई दिस थिंग कोई पोएम लिखा है या कोई स्टोरी लिखी है, उसको कोई कॉपी ना फ्यूचर में। जैसे मैंने सपोज एक स्टोरी लिखी और मुझे नहीं पता है, पोस्टेड ऑन फेसबुक और इंस्टाग्राम समथिंग, ठीक है। आफ्टर 2 years somebody comes up with a मूवी जिसका जो थीम है वो मेरी स्टोरी का थीम है। अब क्या होगा, मुझे तो खराब लगेगा, बट मैं फाइट भी नहीं कर सकती ना। या तो मैं फाइट करूँ तो देन आई शुड बी हैविंग सम प्रूफ दैट इट स्टेट्स दैट यस दिस वाज एग्जिस्टिंग 2 years प्रायर। मूवी आने से 2 साल पहले ये जो पोएम है या सपोज टॉक अबाउट स्टोरी, ये एग्जिस्ट कर रही थी। तो जस्ट टू अवॉइड दीज थिंग्स इन फ्यूचर लोग जनरली करते हैं। बट अगर आप जैसे कि आप कोई सेलिब्रिटी नहीं हो, बहुत बड़े हस्ती नहीं हो, तो आप अपना ऐसा कुछ करो, कॉपीराइट कर दो। मैं जनरली जो कॉपीराइट को बोलते हैं, बहुत जो सेलिब्रिटीज होते हैं, स्टार्स होते हैं, बड़े बड़े म्यूजिशियन सिंगर्स होते हैं, लिरिसिस्ट होते हैं, वो जाके कॉपीराइट अपना मतलब दे ट्राई की कॉपीराइट फाइल कर हो जाए उनके नाम। बट अगर आपको ऐसा रजिस्ट्रेशन या एप्लीकेशन में कुछ काम नहीं करना है, तो जब भी आप उसको लिखो, अपने डायरी में भी कोई पोएम लिख रहे हो, नीचे उसकी एंट्री कर दो कॉपीराइट लिख के, नीचे आप उसका डेट और टाइम लिख दो, टाइम क्या डेट लिख दो, तो उस दिन से एटलीस्ट 4 साल बाद भी वो डायरी खोलोगे तो आपको रिकॉर्ड दिखेगा कि हाँ चलो ये मेरा कॉपीराइट मेरे तब से है। सो एग्जाम्पल है यहाँ पे रामायणा का। तो हम अगर जब भी हम टीवी खोलते हैं, कोई ना कोई मूवी या सीरियल, किसी न किसी चैनल पे सीरियल आ ही रहा था, बचपन से देखते हैं रामायण, किसी ने रामानंद सागर का आया, फिर बाकी कितनों के आते गए, अभी तक वो आ रहे हैं, वो कॉन्टिन्यूस। स्टोरी तो एक ही है, क्रक्स एक ही है, थीम वही है, कैरेक्टर्स वही है, लेकिन जो तरीका है दिखाने का, कहते हैं दर्शाने का जो तरीका है, हर जो सीरियल जो बनाते हैं डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर, उनका अलग अंदाज है। सो आप एक स्टोरी को पिक करके अपने फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, वो आपको कॉपीराइट हो गया। और जो स्टोरी जिसने भी लिखी उस टाइम पे, अब रामायण की बात नहीं करते हैं, तो हजारों साल पहले की बात हो गई। अगर किसी ने सपोज कोई बुक लिखी है या स्टोरी लिखी है, तो कॉपीराइट ओनरशिप उसी की होगी। बट आप उसको उठा के ट्रांसलेट करके अपने फॉर्म एक्सप्रेस कर दिया तो आपको कॉपीराइट होगा। और इंडिया में कई तरह के कॉपीराइट्स होते हैं, मतलब सबके पास, जैसे कि कोई अगर कोई सॉन्ग अगर लॉन्च होता है, तो उसमें जो आर्टिस्ट यूज हो, जो मतलब जो हेल्प करते हैं, टोटल लाइक म्यूजिशियन एक होगा, एक सिंगर होगा, एक सॉन्ग राइटर होगा या लिरिसिस्ट होगा, एक प्रोड्यूसर होगा। तो जितने भी लोग कंट्रीब्यूट की एक सॉन्ग को लॉन्च करने में, सबके पास डिफरेंट राइट होगा। प्रोड्यूसर्स राइट होता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स राइट होता है, कई तरह के राइट्स होते हैं। तो बट ओवरऑल जनरली व्हाट वी से कि ढेर सारे राइट्स में से जो कॉपीराइट जो डिफरेंट कैटेगरीज है, मेजर कॉपीराइट जो चीजें होती हैं, जो कॉपीराइट प्रोटेक्शन फॉर मेजर कॉपीराइट्स इज, जिस दिन से वो चीज शुरू हुई, सपोज आज मैंने कोई स्टोरी लिखी या किसी ने स्टोरी लिखी, आज के दिन से वी विल टॉक अबाउट द लाइफ ऑफ दैट ऑथर। आज से सपोज 40 years तक ही इज अलाइव, you count 40 years ही हो गए, once he or she expires you add 60 years, तो इतना कॉपीराइट प्रोटेक्शन। अब 60 years के बाद इट विल कम इन पब्लिक डोमेन, सो एनीबॉडी कैन यूज दैट पर्टिकुलर स्टोरी और मूवी, मतलब जो भी पोएम है जो भी कुछ है। तो मेजर कॉपीराइट्स which say lifetime of the author, from the time the copyright has come into existence, from that till the lifetime, then you add 60 years. So this is the third IP which we will talk about. कॉपीराइट्स में लाइफ टाइम ऑथर प्लस 60 years हो गया, क्रिएटिविटी के लिए होगा। पेटेंट्स में भी हैड 20 years, और पेटेंट प्रोडक्ट का प्रोसेस के लिए होता था,
और कॉपीराइट जो हमारे लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क्स के लिए, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, पोएम्स, फिर आपने कोई आइडल बनाया, आपने कोई सपोज वेबसाइट में कुछ आपने कोई चीज अपलोड की, सो कुछ अपना क्रिएटिविटी कुछ आपने बनाया, सो ये चीज की आपको कॉपीराइट मिलता है। देन थर्ड इज ट्रेडमार्क्स। सो ट्रेडमार्क्स क्या होते हैं? बेसिकली साइन होता है किसी भी ब्रांड को रिप्रेजेंट करने का। अब हम बाटा के शूज जाते हैं, देखते हैं क्या है, BATA रेड में लिखा है, इटैलिसाइज्ड है, थोड़ा सा कर्सिव में लिखा है। अब नहीं भी जाते इसको स्टोर में, कई वेब में हम कुछ नेट पे कुछ पढ़ रहे हैं, वो रेड कलर में BATA लिख के आ गया, ऑटोमेटिकली आपका माइंड कहाँ जाएगा? हाँ, शूज होते हैं, स्लीपर्स होते हैं, फुटवेयर्स होते हैं, क्लचेस, पर्सेस, बेल्ट्स, ये सब बनाते हैं। ऑटोमेटिकली BATA देख के आपके दिमाग में वही आएगा। और चलो वो रेड कलर में भी नहीं लिखा हो, आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, आपको BATA दिख गया, ऑटोमेटिक आपके पास चप्पल, जूते, आपका दिमाग वहां पे चला जाएगा कि हाँ ये वो ब्रांड है जो ये चीजें बनाता है। सिमिलरली लेस का टॉप, लेस के लिए बात करें, पेप्सी के लिए बात करें, हम कैडबरी के लिए बात करें, कैडबरी का पर्पल का आपको दिमाग में आने की जरूरत ही नहीं। CADBURY आपने देखा, तुरंत आपके दिमाग में आया कैडबरी, फिर क्या दिमाग में गया? पर्पल कलर है, क्योंकि सारे चॉकलेट्स पर्पल बेस पे होते हैं। तो ये होता है एक साइन होता है किसी ब्रांड को, मतलब एक कि आपके जो ब्रांड है वो एक पर्टिकुलर लोगो से, सिंबल से, किसी चीज से रिप्रेजेंट हो रहा है। और क्या होता है कि व्हेन वी फाइल ट्रेडमार्क ना, वी जस्ट टेक दैट, जो हमारा जो ट्रेडमार्क जिसको हम सोच रहे हैं फाइल करने को, वेदर इट्स वर्डमार्क और दिस थिंग लोगो, इट शुडंट बी डिसेप्टिवली सिमिलर टू एग्जिस्टिंग मार्क्स। आपको जैसे सपोज मुझे पता है कि एडिडास का कैसा लोगो है, रिबॉक का कैसे लोगो, नाइकी का जो टिक जिसको हम सूश कहते हैं, वो मुझे पता है कि कैसा है। अब मैं सोची कि थोड़ा सा कर 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 करके फिर मैं भी एक टिक ऐसा बना देती हूँ, अब मैं अप्लाई कर देती हूँ again in this thing footwear and athleisure and this thing type of clothes and all। तो नहीं, रजिस्टर जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्री में जाएगा, दे विल वो हटा देंगे वहां से कि नहीं आपको तो सिमिलर है ऑलरेडी नोन मार्क्स से या वेल नोन मार्क्स से। So जब भी when we figure out a trademark, we see that it shouldn't be identical, it shouldn't be deceptively similar, it shouldn't be relating to somebody else's goods or services। ट्रेडमार्क की तो ये खासियत होती है। एंड विथ टाइम ट्रेडमार्क जो होता है हमें ब्रांड वैल्यू बनाता है। अब जैसे ही कुछ मार्क्स, जैसे कुछ हम इंडिया में हिमालय, आई गेस 10 years बैक या 12 years बैक शायद वो आया था, पहले नहीं था, इमामी था और बाकी सब ब्रांड्स थे, हमदर्द था, ये सब था। हिमालय ने जब शुरू किया तो बहुत छोटा सा मार्केट था, बट अब हम देखते हैं कि कई कई सेक्टर्स पे हिमालय के प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं। और तो पहले तो सिर्फ लिमिटेड उसके थे कि हाँ हिमालय के ये मेडिसिन से या जो भी कुछ आते थे, अब तो उन्होंने काफी वास्ट सेगमेंट कर दिया। दूसरी चीज, हिमालय के साथ अब एक ब्रांड वैल्यू आ गई है, मतलब एक विद द टाइम जो एक ब्रांड वैल्यू, एक जो रिकॉग्निशन वो आ गई है। क्योंकि अगर किसी भी ड्रग स्टोर पे आप जाओ, आपको कुछ इश्यू है, सपोज एंड यू डोंट वांट टू टेक एलोपैथिक ट्रीटमेंट, सपोज टॉन्सिलाइटिस है, या फिर आपका जैसे और भी कोई मेडिसिन सपोज है, कफ एंड कोल्ड के लिए सपोज कुछ है, तो आप जाओगे, वो बोलेगी हिमालय का ये मेरे पास ये है, ये अननोन ब्रांड का है, तो आप क्या करोगे ऑटोमेटिकली? और आप हिमालय वाला जो सपोज इज 120 रुपीज, वो डब्बा है जिसमें 10 कैप्सूल्स हैं, दैट इज 120 रुपीज। और जो अननोन जो दैट इज 80 और 60 रुपीज। वो बोलेगा कि सर ये वाला सस्ता है, ये वाला तो 120 का ही मिलेगा, इतने पे मिलेगा, उससे कम नहीं हो सकता। आप क्या करोगे? आपको 80 रुपीज आपको नहीं दिखेगा, आपको 120 रुपीज दिखेगा। वाई? बिकॉज यू नो कि ये काम करेगा, इसकी ब्रांड वैल्यू है, इसने ये इफेक्टिव है, हिमालय के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो अच्छे होते हैं, तो आपके ऑटोमेटिकली यूर पब्लिक, आपके दिमाग में एक वैल्यू बनी हुई उस चीज की। तो यही चीज ट्रेडमार्क का काम होता है कि पब्लिक के माइंड में एक इस चीज को क्या कहते हैं, इनकलकेट करना कि नहीं ये हमारा ब्रांड है, हम ये सर्विसेज या प्रोडक्ट्स देते हैं, और हमारे जो ये चीज है ये अलग है दूसरे से। अब पॉन्ड्स और निविया का अगर आप क्रीम का दोनों का अगर डब्बा उठाओगे, आपको साफ दिखेगा, एक ब्लू में है, एक दिस थिंग, जनरली पॉन्ड्स गोज फॉर पिंक कलर, आपको पता है। बट फ्यूचर में आपको नहीं भी दिख रहा है कलर, NIVE कहीं भी दिखा, दिमाग में आएगा कि हम मॉइस्चराइजिंग क्रीम या लोशन में ये जो कंपनी है ये काम करती है। तो ट्रेडमार्क का ये काम होता है। सो ट्रेडमार्क का जो टर्म होता है 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जिस दिन से होता है दैट 10 years तक होता है। अगर 10 years के बाद आपको करना है तो आप रिन्यू कर दो। कॉपीराइट में तो रिन्यूअल नहीं होता है, पेटेंट्स में आप 20 years के बाद रिन्यू नहीं कर सकते, 20 years एंटायर लाइफ होता है। बट ट्रेडमार्क में अगर आपको लगता है कि नहीं आपको रखना है, उसको मेंटेन करना है, कोई ट्रेडमार्क इन्फ्रिंज करे तो एटलीस्ट आप सर्टिफिकेट दिखा के उसको बोल सको, या फिर यू कैन से दिस हैज बीन रजिस्टर्ड, दिस इज स्टिल एक्टिव, यू कांट यूज इट, इन दैट केस आप उसको रिन्यू कर सकते हो।
सो और जो ट्रेडमार्क जब हम फाइल करते हैं ना, तो जैसे कि किसी का भी जो पर्सन होता है जो सोचता है कि मुझे ट्रेडमार्क फाइल करनी है, कुछ लोगो या वर्ड मार्क के साथ जो आता है, तो उसना किसी कैटेगरी में वो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज सेल करना चाह रहा होगा। सपोज जैसे कोई वाटर प्यूरिफायर सेल करना चाहता है, उसकी भी कैटेगरी होगी। तो ट्रेडमार्क में जब क्या होता है, क्लासेस होते हैं, सर्विसेज से क्लासेस अलग है, गुड्स से क्लासेस अलग है। अगर मैं वाटर प्यूरिफायर बेच रही हूँ तो आई विल चेक कि किस क्लास में ये आ सकता है। अगर मैं मेडिकल डिवाइस बेच रही हूँ, देन अगेन आई विल चेक किस क्लास में है। स्टेशनरी डिवाइस इफ आई एम सेलिंग, और इफ आई एम सेलिंग समथिंग इन क्लोथिंग एंड ऑल या फुटवेयर ऑन, देन अगेन आई विल चेक किस कैटेगरी में आ रहा है। जब हम फाइल करते हैं ना, उसी क्लास को फॉर्म में मेंशन करते हैं, सो दैट व्हेन इट गेट्स रजिस्टर्ड आई हैव माय ट्रेडमार्क सुटेबली प्रोटेक्टेड इन दैट पर्टिकुलर क्लास। तो क्या होता है कि उस क्लास के बियॉन्ड आप नहीं जा सकते। अगर आपने स्टेशनरी में सपोज कोई जैसे कि रेनॉल्ड्स है, दिस थिंग, देन कैमलिन है, तो सेलो के भी पेन्स आते हैं। स्टेशनरी में सपोज मैंने कोई लोगो बनाया, स्टेशनरी में फाइल वो जो क्लास, सपोज वी टॉक लेट्स से क्लास 11, मैंने क्लास 11 में फाइल कर दिया, दैट इज फॉर स्टेशनरी, मुझे मिल गया। अब क्या हो रहा है, अगर मुझे अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ब्रॉड करना है, गोइंग बियॉन्ड द स्टेशनरी, देन अगेन जो बियॉन्ड जो पार्ट है वो कौन से कैटेगरी में है वो फिगर आउट करिए, मुझे उसमें ट्रेडमार्क फाइल करना है। वो सेम ट्रेडमार्क मैं दूसरे कैटेगरी में नहीं यूज कर सकती। अगर मेरा क्लोथिंग तक रेस्ट्रिक्टेड है, मेरी स्पेसिफिक क्लास है, आई कांट शिफ्ट टू सम अदर लाइक दिस थिंग लाइक पेंट वार्निशेस या फर्नीचर कैटेगरी एंड दीस थिंग्स। सो जब भी हम फाइल करते हैं, वी टॉक टू द इन्वेंटर्स, वी टॉक टू द पीपल, टू द कंपनी पर्सन्स, कि आपका जो एंटायर जो कंपनी का जो पोर्टफोलियो होगा, जो आप सर्विसेज या प्रोडक्ट्स जो आप सेल करोगे पब्लिक को, उसके पूरा एंटायर आपका क्या है, मतलब पोर्टफोलियो में कितने सेगमेंट्स हैं, सारे सेगमेंट में वी एडवाइज द पर्सन टू गेट द ट्रेडमार्क फाइल। एक क्लास में फाइल करके आप उसको बाकी जगह में ट्रेडमार्क यूज नहीं कर सकते। सो दैट इज द पार्ट ऑफ द ट्रेडमार्क। आई होप सबको तक समझ में आ गया होगा। और इंडिया में ये सारे मार्क्स है जो एलिजिबल है फॉर ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन। वर्ड मार्क्स, आपने कुछ लिखा, कुछ सपोज एबीसी जो भी आपने कोई वर्ड फिगर आउट किया, दैट यू कैन अप्लाई। डिवाइस मार्क्स और लोगो, कुछ आपने लोगो बनाया, जैसे यहाँ पे हम देखते हैं एडिडास का लोगो है, दिस थिंग, देन इन्फोसिस का लोगो है। सो अगर कुछ लोगो बना, दैट यू कैन अप्लाई। सर्विस ट्रेडमार्क्स, कूरियर सर्विस है, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, मोबाइल की सर्विसेज है, कोई और सर्विसेज है, दीज थिंग्स कैन बी अप्लाइड फॉर ट्रेडमार्क। देन सर्विस ट्रेडमार्क्स, सॉरी सर्टिफिकेशन मार्क्स, एग मार्क वी नो एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, wool mark, this thing 100% wool, silk mark, this is silk. So these things are certification marks. कलेक्टिव मार्क्स हो गए आपके। हाँ, जैसे कि कलेक्टिव मार्क्स में यहाँ पे जो CII का है, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, सो दैट इज अ कलेक्टिव मार्क। CA, तो CA का जो मार्क है ना, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इससे एसोसिएटेड होंगे, इसके मेंबर होंगे इस एसोसिएशन के, वो दैट दे हैव द ओनरशिप, दे कैन यूज दिस मार्क। तो कई बार आप व्हीकल्स में देखोगे पीछे में लोग स्टिकर लगा देते हैं, ये वाले CA, नॉट नॉर्मल CA, ये वाले का, दैट मींस दे आर मेंबर ऑफ दिस थिंग। देन शेप मार्क, साउंड मार्क्स, 3D मार्क, सीरीज मार्क, कलर मार्क्स एग्जांपल है आपका कैडबरी का जो पर्पल कलर है, दैट इज सुटेबली ट्रेडमार्क, दैट इज प्रोटेक्टेड। साउंड मार्क्स, हम लोगों ने बहुत छोटे में या आज से 10-15 साल पहले हम अगर हम जाए तो हमने कुछ फॉरेन लाइक हॉलीवुड की मूवीज देखी होगी, इसमें क्या होता है, जब मूवी स्टार्ट होती है तो एक रोरिंग लाइन आता है MGM का, एकदम रोरिंग टाइप का आता है लाइन, तो वो जो मार्क है दैट इज ट्रेडमार्क, so that has been applied for trademark. So these things are eligible for trademark protection. और इंडिया के ये ट्रेडमार्क एग्जांपल्स हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं थोड़ा सा चार्जर लगा देती हूँ, मेरा बैटरी इसकी जा रही लैपटॉप की, और तब तक आप लोग इंडिया के ट्रेडमार्क्स देख लो। सो ये इंडिया के ट्रेडमार्क्स हो गए, ठीक है। सो फोर्थ IP इज डिजाइन्स। डिजाइन्स क्या होते हैं, एस्थेटिक जो अपीयरेंस होता है किसी भी प्रोडक्ट का, ऑब्जेक्ट का। सो क्या होता है कि पेटेंट्स क्या होते हैं, फंक्शनैलिटी, इंटरनल चीजों को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कि मेरे पास एक बॉटल है, जैसे ठीक है, अब ये बॉटल में अगर डिजाइन मुझे फाइल करना है तो क्या फाइल करूंगी मैं उसमें, सामने से कैसा दिखता है, पीछे से कैसा दिखता है, टॉप का क्या व्यू है, बॉटम का क्या व्यू है। तो जब डिजाइन की बात करते हैं, जब तब हम लोग एस्थेटिक्स की बात करते हैं।
मतलब हमारे आंखों को कैसे चीज सामने से परसीव हो रही है, बाहर से, सामने से। तो क्या अब नॉर्मल आइज की इफ यू टॉक अबाउट लाइक, तो ये तो चलो थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट वाटर है, मुझे वाटर दिख रहा है, बट जनरली व्हेन वी फाइल फॉर डिजाइन दिख क्या रहा है बाहर से, फ्रंट से, बैक से, टॉप व्यू एंड अदर व्यूज, दैट इज डिजाइन। बट अगर इस बॉटल में अंदर में कुछ कंपार्टमेंट्स होते हैं, कुछ स्टोरेज का, या फिर टेम्परेचर कंट्रोल्ड होता है कि एक पार्ट उसका 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तक लिक्विड को रिटेन कर सकता है, दूसरा कंपार्टमेंट सर्टेन अनदर दिस थिंग रेंज को ऑफ टेम्परेचर को मतलब रख सकता है, मेंटेन कर सकता है। अगर इस तरह का कुछ अंदर में कुछ इनोवेशन होता, देन पेटेंट फाइल करते हैं उस चीज के लिए कि ऐसा बॉटल जिसके अंदर ऐसे ऐसी चीजें हैं, वो पेटेंट हो गया। पर डिजाइन क्या होता है कि बाहरी चीज जो दिखती है हमें, डिजाइन क्या होते हैं, एस्थेटिक्स होते हैं बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट के। सो डिजाइन क्या होते हैं, अपीयरेंस होते हैं, नॉट द प्रोडक्ट इटसेल्फ। सो मेरा जो बॉटल है वो उसका अपीयरेंस, मैं बॉटल को नहीं, उसका अपीयरेंस कैसा दिख कैसा रहा है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कैसे कर्व्स है, एजेस कैसे शार्प एजेस है कि नहीं है, सॉरी टर्न्स है, अगर कोई चीज उसका टेक्सचर कैसा उभरा है कि नहीं है, sorry. So relevant aspects, if you talk about of any design, that is shape, configuration, surface pattern, color और line और combination. तो बाहर से जैसे भी दिख रहा है, सपोज कोई इसमें कार्विंग है या कुछ है, तो दिख क्या रहा है हमें दिख रहा है कि हाँ कुछ इसमें लिखा है या कुछ डिजाइन बनी है, कार्विंग है, उभरी हुई है, या मतलब डिप्रेशन है, जो भी कुछ चीजें है, इतना डिप्रेशन है कि लाइक वी होल्ड, इफ यू टॉक अबाउट बॉटल ऑफ मिरिंडा एंड फैंटा, जो बॉटल्स आते हैं उसमें ऐसा बने रहते ग्रूव्स, ताकि हम आराम से उसको फिंगर से पकड़ सके। तो वो शेप है जो वो दैट इज सुटेबल फॉर डिजाइन प्रोटेक्शन। तो ये चीजें जो बाहर से हमें दिख रही हैं दैट इज एलिजिबल फॉर डिजाइन प्रोटेक्शन। डिजाइन में भी आते 2D और 3D, ठीक है। It allows the owners to exclude others from making, importing, selling, hiring or offering articles for sale in which the design is embodied. Again same rights. पेटेंट्स में जो राइट्स आपको मिलते हैं कि सिर्फ आप ही यूज कर सकते हो, आप ही सेल कर सकते हो, आप ही मैन्युफैक्चर कर सकते हो, सेम वही राइट्स इसमें भी कि सारे राइट्स आपके पास है। अगर किसी को कोई डिजाइन यूज करना है तो वो लाइसेंस आपसे ले सकता है, ठीक है। डिजाइन प्रोटेक्शन इज फॉर 10 years, 10 years तक होता है, बट फर्दर 5 years उसको रिन्यू कर सकते हो। तो जब भी रिन्यूअल की इफ यू टॉक ना कि जब भी रिन्यूअल किसी भी आईपी का, वी हैव टू पे द फी। रिन्यूअल ऑटोमेटिक नहीं होता है, सुटेबल फॉर्म्स होते हैं उसकी, सुटेबल फी होता है, इफ यू सबमिटेड देन ओनली इट विल बी रिन्यूड, और एल्स इट विल ऑटोमेटिकली कम टू द पब्लिक डोमेन आफ्टर द टाइम पीरियड हैज क्रॉस्ड। These are examples of design. मैंने यूएस के डिजाइन लिए हैं फॉर बेटर क्लैरिटी। तो आईपॉड का डिजाइन हम देख सकते हैं, रेड कलर में जो है कोक की बोतल का डिजाइन देख सकते हैं, ये पहले शायद ये शेप आता था। देन स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, फिर जो हमारे जो मूवीज देखते हैं हॉलीवुड की, जैसे बैटमैन, सुपरमैन, आयरन मैन एंड ऑल, सबके जो क्या कहते हैं, जो उनके ऊपर जो उनके जो क्लोथिंग होती है, फिर टॉक अबाउट, या जो भी हेड गेयर है, जो भी कुछ है, दैट एवरीथिंग इज डिजाइन प्रोटेक्टेड। बैटमैन का जो सूट है या जो उसके जो सर पे पहनता है, तो सब कुछ डिजाइन प्रोटेक्टेड है। नहीं, अगर नहीं होता तो कोई भी उठा के किसी भी मूवी में या उस डिजाइन को ऑटोमेटिकली यूज कर सकता है। अगर आप कभी भी ऐसे कोई चीज किसी चीज को यूज कर रहे हो, सोशल मीडिया पर पोस्ट करना है, तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू गिव क्रेडिट टू द पर्सन जिसका है वो चीज। अगर बैटमैन का भी गारमेंट या कुछ ऐसे ले रहे हो उससे, अभी तो वी विल नॉट टॉक अबाउट दैट, बट लेकिन यूएस में जस्ट प्रोटेक्टेड, यूएस में अगर कोई लेता है ऐसे कुछ यूज करता है, देन आपको थोड़ा सा क्रेडिट देना पड़ता है उसमें। अब क्योंकि आपकी आईपी है नहीं, आपके राइट्स है नहीं। यहाँ पे गूगल का जो सर्च इंजन है ये भी अगेन डिजाइन प्रोटेक्टेड, ये फ्लॉपी डिस्क है सपोज, ये भी डिजाइन प्रोटेक्टेड है। देन जीआई, फिफ्थ आईपी। सो जीआई में क्या होते हैं, हम सबने सुने होंगे नागपुरी संतरे, हम सबने कोल्हापुरी चप्पल सुना होगा, हम सबने पाशमीना के शॉल सुने होंगे, हम सबने दिस थिंग क्या कहते हैं, बनारसी पान सुना होगा। तो जीआईज वही होते हैं। तो जीआईज बेसिकली क्या कहते हैं ना कि किसी भी जो इंडिया में कोई भी किसी भी रीजन के कैरेक्टरिस्टिक्स अगर है, किसी फूड प्रोडक्ट में, किसी हैंडीक्राफ्ट में, या किसी और चीज में, अगर वो किसी जगह की खासियत दिख रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है टेस्ट में, दिखने में, एम्ब्रॉयडरी में, किसी भी सेंस में, तो उस कम्युनिटी जो है जो वो बनाती है, दे कैन अप्लाई फॉर जीआई। तो ऐसी चीजों को जीआई मिलता है। लखनऊ की चिकनकारी है, दैट इज जीआई प्रोटेक्टेड। तो आपका ये जो मुरादाबाद का, शायद मुरादाबाद का ही शायद है वो जो दिस थिंग जो पीतल का जो काम होता है, दैट इज जीआई प्रोटेक्टेड। फिरोजाबाद की जो चूड़ियां हैं, दैट इज मैसूर जो सिल्क है,
ये सब है, तिरुपति के लड्डू है, ये सब चीजें जीआई प्रोटेक्टेड है। तो किसी भी रीजन की खासियत को अगर कोई चीज रिफ्लेक्ट कर रही है, फूड प्रोडक्ट, दिस थिंग आपका दिस थिंग क्या कहते हैं, एम्ब्रॉयडरी है, हैंडीक्राफ्ट है, देन यू कैन अप्लाई फॉर जीआई। So GS क्या होते हैं, 10 years तक के लिए आपको मिलते हैं, which can be renewed after the expiry of initial period of another 10 years. Okay. So इनका भी परपेचुअल होता है, अगर आपको लगता है कि कलेक्टिव ट्रेडिशन हमको मेंटेन करना, अप्लाई कर दो, उसको रिन्यू करते रहो। सिमिलर फॉर ट्रेडमार्क्स, ट्रेडमार्क्स भी आपका जब तक आपको लगता है कि ट्रेडमार्क यूज करना है, इंडेफिनिट रिन्यूअल्स यू कैन डू। So GM it possesses qualities or reputation due to that place of origin. Yes. So these examples of GM mentioned. तो नागालैंड का देखें, नागा मिर्चा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे साड़ी है वेस्ट बंगाल की, तिरुपति लड्डूज है, हैंडीक्राफ्ट है केरला का, बिद्री वेयर है कर्नाटक का, मैसूर सिल्क है, हैंडीक्राफ्ट है गुजरात का, कोटा दोरिया है, हैंडीक्राफ्ट ऑफ राजस्थान, कुल्लू शॉल है, कश्मीर पश्मीना, लखनऊ चिकनकारी, मधुबनी पेंटिंग्स ऑफ बिहार। सो दीज थिंग्स आर जीआई प्रोटेक्टेड। सो जीआई स्टैंड्स फॉर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, तो किसी भी ज्योग्राफी को वो इंडिकेट कर रहा है आपका प्रोडक्ट, देन यू कैन अप्लाई फॉर जीआई प्रोटेक्शन। और सिंगल पर्सन कांट अप्लाई, जैसे कि बाकी आईपीज में कोई भी इन्वेंटर जाके अपना अप्लाई करता है, नहीं, इसमें एक कम्युनिटी होती है, एक रिप्रेजेंटेटिव हो उस कम्युनिटी का। तो ऐसा नहीं कि सिंगल पर्सन बोले कि नहीं लखनऊ चिकनकारी मेरी ही है, मुझे जीआई चाहिए, नहीं, वो कम्युनिटी का ट्रेडिशन है जो फॉलो हो रहा है काफी टाइम से, तो किसी न किसी फैमिली ने उसको तो शुरू किया होगा, सो दैट कम्युनिटी कैन गो एंड अप्लाई फॉर दिस थिंग, लखनऊ चिकनकारी। एंड सिमिलरली फॉर दार्जिलिंग टी, तो जो कम्युनिटी है, जो लोग हैं, जो ग्रुप है, वही कर सकता है जीआई के लिए अप्लाई। एक सिंगल पर्सन सोचे कि नहीं इस जगह की खासियत तो सिर्फ मेरे ही उसमें है, तो नहीं, अब मेरे प्रोडक्ट में तो नहीं, वो नहीं। यहाँ पे मुरादाबादी का दिस थिंग, और जो पीतल का जो काम है, दिस थिंग मेरठ की जो सिजर्स होते हैं, पेयर ऑफ सिजर्स, दिस अगेन एम्ब्रॉयडरी, अल्फांसो मैंगो, देन दिस थिंग ग्लास कैपिटल, ये भी कोई एक है जीआई, देन अगेन सम सिल्क साड़ी, कन्नौज परफ्यूम। सो दार्जिलिंग टी इफ यू टॉक अबाउट, दिस वाज द फर्स्ट जीआई। अब तो ढेर सारे आ गए, 200 सुपर जीआईज हो चुके हमारे पास, दार्जिलिंग टी वाज द फर्स्ट जीआई टू बी एक्सेप्टेड एंड टू बी ग्रांटेड। सो प्लांट वेराइटीज प्रोटेक्शन, सो क्या होता है कि जब हम पेटेंट में तो फॉल करता नहीं था, ये पेटेंट लॉ में तो आता नहीं है, तो जब हम कोई ऐसी बनाते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग से कोई नई वैरायटी बनाते हैं, सपोज जैसे कि दिल्ली में क्या होता है कि दिल्ली में हर साल मतलब समर्स में एक बार ना मैंगो फेस्ट होता है। मैंगो फेस्ट में अगर आप जाओगे, कुछ कुछ जगह पे होता है, तो आप जाओगे देखो तो डिफरेंट टाइप के आपको क्या कहते हैं मैंगोज मिलेंगे, जो आपने कभी शायद इमेजिन भी नहीं किए होंगे। तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि मुझे मैंगोज में जैसे कि ऐसे मैंगोज भी देखे जो रेड हाफ येलो रहे हैं, तो अगर मैंने शॉपकीपर से पूछा कि क्या है, देन दे सेड कि रोज एंड मैंगो के प्लांट को क्रॉस ब्रीडिंग से बनाया गया। अगर मैडम आप टेस्ट करोगे, आप उसमें रोज का फील आएगा, रोज का जो एसेंस होता है। तो इस तरह की वैरायटी इफ यू क्रिएट, जो कि नोन नहीं, जो एग्जिस्टिंग नहीं है, देन यू कैन गो फॉर द प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन। इसका ऑफिस अगेन दिल्ली में है। So we say PPVFRA, protection of plant varieties and farmers' rights. Sometimes farmers also develop. Sometimes people who are cultivating these things, or like group of like communities or agro-based industries, if they sorry, if they create these type of varieties, then they can apply for this protection. So 18 years से अगर trees and vines आपने कोई नई variety trees या vines की बनाई, तो 15 years से अगर कोई from the date of notification with the central government under seeds act को extend varieties, and 15 years अगर first two categories में आपकी seeds या जो भी varieties है fall नहीं कर रही है। और जब हम PPVFRA में जब हम अप्लाई करते हैं ना, तो जैसे कि हर वैरायटी के लिए इट इज बीन मेंशन कि कितने ग्राम्स आपको सीड्स या जो भी कुछ सैंपल्स आपको देने हैं। तो क्या होता है ना कि सपोज आपने वीट की कोई नई वैरायटी डेवलप की और आपने क्लेम कर दिया कि मेरी जो वीट वैरायटी है उसमें ये है, सपोज लाइक इफ यू टॉक अबाउट एग्जांपल, शेल्फ लाइफ इसकी ज्यादा है, जो एग्जिस्टिंग वैरायटीज की जितनी भी होती है, इफ यू टॉक लाइक 5 years होती है, जो भी होती है, जो भी इसकी मतलब जो भी अपने कैरेक्टरिस्टिक्स जो एग्जिस्टिंग उससे आपका अच्छा है, तो यू विल क्लेम कि इसमें ये खासियत है। तो क्या होता है ना कि जब आप सैंपल सबमिट करोगे ना, जो PPVFR जो अथॉरिटी है ना, वो सैंपल को टेस्ट करती है। तो कई मतलब लाइक 2 to 3 years और कई सीजन तक वो ग्रो करके देखते हैं कि जो इन्वेंटर ने क्लेम किया, जो फार्मर ने क्लेम किया है, दैट इज एक्चुअली ट्रू और नॉट। So they perform a dust test. We say distinctiveness and uniformity and stability test. We say DUS dust test. तो क्या होता है, वो चेक करते हैं कि it should be distinguishable by at least one essential characteristic. तो जैसे एग्जिस्टिंग वैरायटीज उसमें से आपकी वैरायटी में एक चीज अलग होनी चाहिए, एक खासियत अलग होनी चाहिए।
यूनिफॉर्मिटी, अ प्लांट वैरायटी इज प्रोटेक्टेबल ओनली इफ इट इज यूनिफॉर्म। अब क्या होता है, वो जो आपने ग्रुप दिया है ना, जो वो जैसे सपोज 250 ग्राम आपने बीज दिए पीट के, उनको ग्रो कराए, तो हर बीज से जो पौधा निकल रहा है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होगी, सपोज वी टॉक अबाउट लीव्स का कुछ हो या कुछ जो भी उसमें स्टेम है या जो भी पार्ट्स हैं, तो सारे पौधे सिमिलर दिखने चाहिए। ऐसे नहीं है कि अगर 250 ग्राम बीज है तो कुछ अलग तैयार हो रहे हैं, कुछ अलग तैयार हो रहे हैं, नहीं, वो यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स आप क्लेम कर रहे हो। देन स्टेबिलिटी, तो क्या करती है अथॉरिटी ना, सिर्फ एक सीजन नहीं ग्रो करी, मल्टीपल सीजन ग्रो करी, जस्ट टू चेक कि वॉट एवर यूर क्लेमिंग वो स्टेबल है कि नहीं। पता चला एक सीजन में वो चीज आ गई जो इन्वेंटर क्लेम कर रहा है, सेकंड सीजन में शायद नहीं है, या 50% उसका रिटेन किया प्लांट ने। तो ये चीजें टेस्ट करने के बाद इफ दे फील दैट यस, जो आप इन्वेंटर या फार्मर या जो भी ऑर्गेनाइजेशन क्लेम कर रहा है वो सही है, देन ओनली दे विल डिमांड द PPVFRA सर्टिफिकेट। सो ये हो गया। सो दिस थिंग वाज नॉट फॉलोइंग इन द पेटेंट लॉ, इसके लिए सेपरेट एक्ट है, सेपरेट लॉ है, दैट इज PPVFRA एक्ट। आप उसको ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, उस एक्ट में क्या लिखा है। तो इस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए PPVFRA। एंड दिस थिंग आई सपोज इज द लास्ट IP फॉर द टुडे, सेमीकंडक्टर एंड IC डिजाइन, IC लेआउट डिजाइन। जो चिप होता है ना, उसमें जो सेमीकंडक्टर का जो बेस होता है उसके ऊपर जो वायरिंग होती है, ट्रांजिस्टर्स होते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, जो भी चीज होती है जो दिखती है हमें, उसकी जो वो होती है, जो डिजाइन होता है, लेआउट होता है, दैट कैन बी अप्लाइड फॉर ए सूटेबल IP। सो ये जो IP है ये भी अगेन पेटेंट में नहीं आ रहा। सो अगर आप इस तरह कोई चीज बना रहे हो देन यू कैन अप्लाई फॉर द सेमीकंडक्टर एंड IC लेआउट डिजाइन प्रोटेक्शन। सो रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, आपको आपने कहीं से कॉपी ना किया हो, आपने कहीं से इसको मतलब डिराइव ना किया हो, पता चला किसी ने कुछ बना उससे हल्का सा ट्वीट करके आपने कुछ नया बना दिया, नॉन कमर्शियलाइज, आप उसको सेल नहीं कर रहे होगे तब तक, जब तक आप फाइल करोगे, फाइल नहीं किया जब तक। डिस्टिंक्टिव मतलब एक खासियत उसकी अलग से होनी चाहिए। Again the term of protection is 10 years from the date of first commercialization or from the date of registration. 10 years is come. So this is the IP portfolio. तो होता क्या है ना कि हम डे टू डे लाइफ में ना मल्टीपल चीजें यूज करते हैं, मॉर्निंग में उठने से लेकर रात में सोने तक जो हमारे डे टू डे लाइफ में चीजें यूज होती है, सब में कोई ना कोई IP उसमें फॉल करता है। कॉफी मशीन अगर आप देखोगे ना, आप यूज करते होगे, उसकी डिजाइन का अलग IP है, उसकी टेक्नोलॉजी का अलग IP, पेटेंट बाहर से दिख रहा है, डिजाइन हो गया, ठीक है। उसके ऊपर कोई जो जिस कंपनी का नाम लिखा होगा वो लोगो जो होगा वो होगा ट्रेडमार्क। और कॉफी मशीन को यूज कैसे करना, उसके बॉक्स में लीफलेट होगा या मैनुअल होगा कि कैसे ऑन होगा, कैसे ऑफ होगा, कैसे क्लीन करेंगे, क्या क्या फीचर्स हैं एंड ऑल। सो जो लीफलेट या इंसर्ट इफ यू टॉक अबाउट, तो जो चीज में मेंशन होती है दैट कैन बी अप्लाइड फॉर कॉपीराइट। तो एक ही सिंगल ऑब्जेक्ट में वी हैव सीन के पेटेंट्स डिजाइन, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क चारों IPs है। तो IP पोर्टफोलियो क्या होता है, हर प्रोडक्ट में डिफरेंट IPs होते हैं। अगर इट्स बेसिकली द कॉल ऑफ द इन्वेंटर और द कंपनी जो भी इसका एप्लीकेंट है कि उनको सारी मतलब जो भी सुटेबल IPs बनती है एक में, उनको चाहिए कि नहीं चाहिए। बेसिकली आप अगर एक कंपनी के ओनर हो, आप फाउंडर हो, आपने कुछ नया बनाया तो आपकी कॉल होनी चाहिए। इफ यू आर सेलिंग सम दिस थिंग लाइक कुछ नया पेन आपने बनाया जिसमें कि इंक की जरूरत ही नहीं है, रिफिल कर ही नहीं सकते, वो जब तक वो पेन चलेगा, मतलब जब तक वो ब्रेक नहीं होता या डिसमेंटल नहीं करते हो तब तक वो चलेगा, उसमें इंक भरने की जरूरत ही नहीं है। सपोज आपने ऐसा बनाया तो आपकी कॉल हो सकती है कि आप उसी टेक्नोलॉजी को तो पेटेंट करा लो, बिकॉज यू आर द एप्लीकेंट, आप करा लोगे। तो आपकी कॉल हो सकती है कि उसका जो शेप है, उसका लुक है, उसके निब है कि नहीं है, उसमें फिर वो पॉकेट में डालने के लिए जो एक अलग से कहता है, या फिर उसका पीछे से कैसे दिखता है, आगे से कैसे दिखता है, तो आप उसके लिए डिजाइन फाइल कर सकते हो। तो इट इज बेसिकली कि किसी के पास फंड्स कितने हैं, IP के गाइडेंस कितना है, मेंटरशिप कितनी मिल सकती है, सपोर्ट कितना मिल सकता है, प्लस आपकी कॉल क्या है कि आपको कितने IPs चाहिए। तो एक ही सिंगल प्रोडक्ट में हमें मल्टीपल IPs मिल जाते हैं। तो एक क्लैरिटी के लिए मैंने एक इनहेलर सिप्ला का यहाँ पे मेंशन किया है, इसमें कॉपीराइट भी है। ट्रेड सीक्रेट क्या होता है ना, कोई IP नहीं होता। अभी इंडिया में एक आया बिल पास हुआ ट्रेड सीक्रेट का, अभी तक तो नहीं था। क्या होता है ना, इसके लिए कोई लॉ नहीं इंडिया में। इसमें क्या होता है ना कि अगर आप कोई चीज है, सपोज आप की कंपनी रन कर रहे हो और कोई सीक्रेट है, सपोज लाइक किसी भी चीज का बिजनेस मेथड का सीक्रेट हो, या कोई डेटा है, या फिर आपको डेटाबेस है, या कोई कुछ बनाने का तरीका या मैन्युफैक्चरिंग कोई एक तरीका एसेंशियल कोई चीज है, उसको आप नहीं चाहते पब्लिक को डिस्क्लोज करना, यू कैन कीप इट एज अ ट्रेड सीक्रेट। अगर आपको रखना है रख लो, नहीं तो दो लोग आपस में जैसे फिगर आउट की कौन आपके क्लोज एड है कौन है, अब दो लोग बीच में शेयर कर लो कि ये ट्रेड सीक्रेट, विल कीप इट will maintain it as as long as we can। ट्रेड सीक्रेट करो, उसके लिए कोई फाइलिंग नहीं, कोई ड्राफ्टिंग नहीं, कहीं भी पब्लिक डिस्क्लोज नहीं, कुछ भी नहीं करना।
अब जैसे हर आईपी का अपना सर्टेन टर्म ऑफ प्रोटेक्शन होता है, 10 साल 20 साल सब आईपीएस का आपने देखा। ट्रेड सीक्रेट में कोई भी टर्म नहीं है। जब तक आप ट्रेड सीक्रेट मेंटेन कर सकते हो आप उसको मेंटेन करो तब तक वो, जैसे कि केएफसी का जो रेसिपी है ना, स्पाइसेस का जो मसाला जो होता है केएफसी का, दैट इज सुटेबल टू ट्रेड प्रोटेक्टेड। और कब से? नोबडी नोस। कोको कोला की जो रेसिपी है, अब जो इंडिया में जो कोको कोला में कोक मिलता है ना, जो हमें वो जो रेसिपी है ना मेन, वो आ जाती है, उसको डाइल्यूशन होता है, बाकी चीज होती है, हम बॉटल में मिल जाता है। वो जो मेन जो कहते हैं मदर रेसिपी जो कहते हैं, जो होगा जो बेसिक जिससे लेके फिर वो फर्दर काम होता है, उसका किसी उसके बारे में किसी को नहीं पता फॉर्मूला क्या है उसका। सो ये ट्रेड सीक्रेट है कि अगर आपको लगता है कि नहीं पेटेंट में 20 साल के बाद तो पब्लिक को मिल ही जाना है, पब्लिक तो बना ही लेगी, कॉपी कर ही लेगी, कोई इशू अगर आपके साथ है यू कैन कीप इट एज समथिंग कि नहीं ट्रेड सीक्रेट है, वी विल नॉट डिस्क्लोज इट, वी विल नॉट लेट द पब्लिक हैव बेनिफिट कमर्शियल बेनिफिट ऑफ दिस थिंग। तो आप जब तक चाहो ट्रेड सीक्रेट रख सकते हो। इंडिया में दिस थिंग, दिस इमेज में भी आपको दिख रहा है ट्रेडमार्क है, मल्टी हेलर डिजाइन नंबर भी दे दिया, ट्रेड सीक्रेट है, वी अज्यूमिंग कि मे भी हो सकता है। कॉपीराइट इसके लिए पेटेंट जो एप्लीकेशन नंबर दिस थिंग ग्रांट नंबर है वो मेंशन है यहाँ पे, एंड दीज आर द दिस थिंग बेसिक जस्ट टाइप ऑफ थिंग ऑफ ऑल आईपीज आई मेंशन, ये क्या क्या चीजें हैं। सो इसमें क्या क्या हमें क्राइटेरिया होना चाहिए कि एप्लीकेशन हम फाइल करें, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, और पेटेंट्स इंडियन पेटेंट ऑफिस में होते हैं ट्रेड, और इसके सॉरी इसके लिए पेटेंट ऑफिस है, इसके लिए डिजाइन पेटेंट डिजाइन ऑफिस अगेन, बट इन तीनों के लिए रजिस्ट्री है, जीआई की रजिस्ट्री, ट्रेडमार्क की रजिस्ट्री, कॉपीराइट की रजिस्ट्री है। तो इंडियन पेटेंट ऑफिस इंडिया में 4 जगह पे, चारों मेट्रो सिटीज में इनके ब्रांचेस है। जो फीचर्स मैंने बताए थे, नॉवेल्टी, इन्वेंटिव स्टेप एंड यूटिलिटी होनी चाहिए। ट्रेडमार्क में अगेन डिस्टिंक्टिवनेस होना चाहिए, वो दूसरों से अलग होना चाहिए। दिस थिंग कॉपीराइट में ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, आपने कैसे डिराइव नहीं किया अपने काम को। सोर्स ऑफ जीआई मतलब कि वो उसके लिए क्या होना चाहिए कि जिस जो रीजन है उसकी खासियत उसमें दिखनी चाहिए, उसका जो है एसेंस। फिर न्यू एंड ओरिजिनल डिजाइन के लिए यहाँ पे टर्म ऑफ प्रोटेक्शन भी 20 इयर्स पेटेंट्स के लिए और 10 इयर्स इसके लिए, बट इट कैन बी रिन्यूएबल, दिस थिंग इज रिन्यूएबल indefinitely, you can renew it as long as you can feel like. Then this thing copyrights का हो गया author for 60 years, और GI का again initially 10 years है, but it can be again renewed indefinitely. Then 10 years initially extendable, हाँ designs का ये हो गया। So अब प्रोटेक्शन वही सेम होती है, जब तक टर्म है उसका, जब तक तो आपको सारे राइट्स आपको मिलेंगे सारे, वही राइट्स दूसरों को नहीं मिलेंगे। तो बेसिकली बाउंड्री टाइप की वो हो जाती है कि जो जो राइट्स आपको मिला यू कैन स्टॉप अदर्स फ्रॉम यूजिंग दोस थिंग्स, जो भी राइट्स आपके पास है वो सेम राइट दूसरों के पास नहीं है। ठीक है, ये हो गया। सो दीज आर द एक्ट्स रिलेटिंग टू दिस थिंग। हम यहाँ पे शायद ट्रेड सीक्रेट्स एक्ट भी कमिंग टाइम्स में आया हो जाएगा। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट क्या होता है? बेसिकली जब हम इंडिया का कोई बायोलॉजिकल सैंपल यूज करते हैं ना, कोई भी इंडिया का, सपोज जैसे कि सपोज मैंने कोई क्रीम में लोशन बनाए यूजिंग कोकोनट का ऑयल या कोकोनट के पल्प एंड ऑल, तो व्हाट आई हैव टू डू बिफोर फाइलिंग द पेटेंट एप्लीकेशन, आई हैव टू टेक this thing approval from NBA, that is National Biodiversity Authority। एनबीए का अप्रूवल लेंगे कि हमें ये जो स्पेसिमेन है, जो पर्टिकुलर सैंपल है बायोलॉजिकल सैंपल, वी आर यूजिंग इट फॉर पेटेंट फॉर दिस थिंग फॉर पर्पस। सो इंडिया का कोई भी चीज आप वैसे कोई चीज अब यूज कर रहे हो, आपको एनबीए का अप्रूवल तो वो है, बट बायोटेक से रिलेटेड नहीं है, दूसरे फील्ड्स का, तो कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है। एंड दैट्स इट, वी आर डन विद दिस सेशन एंड दिस इज माय hello, so this is my email ID and this mobile number, and I'm reachable on all the three. So if any queries are there for any IP matters, I'm happy to help. You can drop an email, you can drop a message, and thank you. थैंक यू मैडम, आपने काफी डिटेल्ड और काफी इलैबोरेट आज प्रेजेंटेशन दिया। मुझे लगता है कि शायद हमारी लास्ट जूम मीटिंग में सबसे बड़ा प्रेजेंटेशन आपकी रहा होगा। एंड पॉइंट्स में सबसे पहले तो आपने अप्रिशिएट किया व्हाट इज पेटेंट, व्हाट इज कॉपीराइट, व्हाट इज ट्रेडमार्क, और क्योंकि अभी तक हम लोग उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे थे कि ट्रेडमार्क पेटेंट में और कॉपीराइट्स में क्या फर्क है। और ओपन फॉर क्वेरीज, अगर किसी की कोई क्वेरी है तो प्लीज है अपनी क्वेरी को बताएं। जी ऋषभ जी अनम्यूट कर लीजिए सर। Sir, namaskar. Thank you very much. नमस्कार। Ma'am, thanks a lot for the very nice presentation. And I could also make that you must be having lot many parts in your presentation. So, 2-3 points थे, madam.
जी सर, आई एम ऑडिबल? Yes. yes sir, please tell. For patents, we are into Ayurvedics. So, is it the authorized R&D lab is required if we make any new formulations, or we have made a new composition, a new formulation within our facility, so we can directly apply for the patents? सर यू कैन डायरेक्टली अप्लाई, लेकिन दो चीजें कि फर्स्ट आपको अगर इंडिया के कोई हर्ब्स या ट्रीज या जो भी कुछ आप चीजें यूज कर रहे हैं इंडिया की, तो आपको एक तो एनबी अप्रूवल लेना पड़ेगा। दूसरी चीज आपके पास डेटा होना चाहिए, वैलिडेशन का डेटा या दिस थिंग जो लोग यूज किया उनका कोई डेटा, उनका कोई दिस थिंग कोई जैसे टेस्टिमोनियल या समथिंग लाइक दैट जो कि सपोर्ट करे कि व्हाट यू आर क्लेमिंग। और लैब्स जो होती है ना सर, जो आप लैब्स की बात करें, लैब्स का आपको टेस्ट रिपोर्ट आपको चाहिए होगा कंपोजिशन के केस में। हाँ इफेक्ट सॉरी हाँ The copyright, if I have any copyright of any label or any box, and if anybody copies that, so what is the parameters? If it is 90% similar, I can file a suit, or like the fonts, designing part, or 80% similar. Is there any sort of criteria for that? सर क्राइटेरिया तो ऐसा नहीं है। कई केसेस इफ यू टॉक अबाउट, अगर हम कई केसेस देखते हैं तो कई बार जजमेंट आती है कि नहीं अलग नहीं, पर जब वो हायर कोर्ट में जाता है तो वहां पे वो सीधे वो केस वो हो जाता है कि वो जो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट जो होते हैं ना, प्लेंटिफ के फेवर में चला जाता है। कई बार क्या होता है कि नहीं डिफेंडेंट, वो डिफेंडेंट के फेवर में जाता है केस। तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, बट वही चीज है ना कि हम अपनी आंखों से देख के, जैसे कि आप उस फील्ड के, दूसरा सेम फील्ड का, या थर्ड पार्टी से आप पूछिए कि दोनों में आपको कितनी सिमिलरिटी दिख रही है, तो वो एक ओपिनियन देखा जाता है कि नॉर्मल मैन अगर देख रहा है उसको कितनी सिमिलरिटी दिख रही है, तभी जो वो है जो एप्लीकेंट है तभी कोई एक्शन ले सकता है। अदरवाइज आपको मनी और टाइम और जो वकील का जो पैसा है वो सब वेस्ट जाएगा। और आपको लग रहा है कि वो आइडियली आपका कॉम्पिटिटर है, वो आपको आपके ब्रांड को डाइल्यूट करना चाह रहा है, कमर्शियल बेनिफिट्स आपके ब्रांड के उस बेसिस पर लेना चाहता है, देन आई विल एडवाइस कि यू जस्ट गो एंड टेक द लीगल कॉल। Okay, ma'am. Is there any system we can file for the trademarks in more than one countries together, or like continent wise together? Or we have to file the individual country wise? Sir, I suppose it's individual country wise as per Madrid Protocol. Individual country wise. For patents we have this PCT application, but trademarks का तो like अब मेरे पास भी अभी इतनी नॉलेज नहीं है इंटरनेशनल ट्रेडमार्क फाइलिंग की, that's why I'm not the best person to answer this question, to be honest. And the last question, ma'am, what in case if there is a trademark with my name and I'm not there, I'm no more, say next year, and I want to transfer it to my son's name. So what is the protocol for that? Is it transferable? Yes sir, ट्रेडमार्क्स आप असाइन कर सकते हो, उसका भी एक सर्टेन फॉर्म आता है। उसमें एक्चुअली एक अग्रीमेंट, पहले तो आप एक अग्रीमेंट उसमें वो कर लो, आप रेडी कर लो, जिसमें कि आप ट्रांसफर कर रहे हो, उसमें दिखोगे कि ये ट्रेडमार्क है, इसका एप्लीकेशन नंबर है, ये इस दिन से एक्टिव है, फिर आई एम ट्रांसफरिंग दिस टू द अदर पार्टी, आपका सन है, डॉटर है, जो भी है। फिर दोनों फिर एंड में जब अग्रीमेंट के एंड में साइन करेंगे, दैट मीन्स वी बोथ आर एक्सेप्टिंग, बोथ द पार्टीज आर एक्सेप्टिंग, यस जो भी चीजें से मेंशन दैट इज ट्रू एंड वी आर अप्रूविंग दैट थिंग। उसके बाद उसकी कॉपी एक फॉर्म होता है, फॉर्म उसकी फीस सबमिट कर दो ट्रेडमार्क रजिस्ट्री में, तो वो उनके रिकॉर्ड्स में आ जाएगा। That can be done outside the blood relation also. हाँ सर, आप किसी को दे दो, किसी भी थर्ड पार्टी को दे सकते हो, कोई भी आईपी किसी को भी दे सकते हो आप, आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो यू कैन। हाँ चलो थैंक यू जी। श्री साई इंडस्ट्रीज मोदी नगर से। हाँ जी हम प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं सर, उसको हम पेटेंट करा सकते हैं क्या? आपकी वॉइस ऑडिबल नहीं है। मेरी वॉइस नहीं आ रही है? अब आ रही है सर, सॉरी सर, ये म्यूट पर है साई इंडस्ट्रीज। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। मैं कर रहा हूँ। हो गया? आवाज आ रही है? हाँ, हम कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं तो क्या उसको पेटेंट किया जा सकता है? प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं आप? सर देखिए, प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं मतलब प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहा है वर्ल्ड में, ठीक है? तो क्या होता है जब हम पेटेंट फाइल करते हैं ना, हम नोवेल्टी क्राइटेरिया चेक करते हैं, दैट मींस वो चीज एग्जिस्ट ना कर रही हो। जो प्रायर आर्ट्स देखिए, आईपी में क्या होता है ना, चलिए पेटेंट की बात करते हैं।
राइट्स टेरिटोरियल होते हैं, इंडिया में फाइल करेंगे इंडिया में ही मिलेगा। लेकिन जब हम सर्चिंग करते हैं, प्रायर राइट सर्च करते हैं कि अब सपोज आप एक प्रोडक्ट लेके आ गए कि इस पे नॉवेल्टी मैम देख लीजिए, पर जब मैं नॉवेल्टी सर्च करूँ मैं ग्लोबल चेक करूंगी, सिमिलर प्रोडक्ट अगर यूएस में भी होगा तो भी मैं इंडिया में फाइल नहीं कर सकते उसको। तो जो सर्च होता है वो ग्लोबल लेवल पे होता है। अगर आप कह रहे हैं कि प्रोडक्ट आप इंपोर्ट कर, दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑलरेडी है, पब्लिक डोमेन में चीज एग्जिस्ट कर रही है, तो उस पर तो सर पेटेंट वैसे भी नहीं मिल सकता क्योंकि वो प्रायर में हो गया। आपकी आंखें, आपका ब्रेन जो चीज अपने सामने देख सकता है, इंटरनेट पे अवेलेबल है, बुक्स के फॉर्म में है, कहीं भी दिख रहा है, बिक रहा है कहीं भी, दैट इज प्रायर आर्ट फॉर द इनोवेटर। तो उस केस में क्या होता है कि But आप we पेटेंट अप्लाई नहीं कर सकते। बहुत ही but बेसिक है सर, आप समझिए। we met a customer from he was from Nepal yesterday, and Yes, he sir. was trying to buy something from and but उसने बोला कि बिल आप जो किसी दूसरी कमोडिटी का दोगे, दूसरे प्रोडक्ट का दोगे, because we cannot mention this in the bill, the product original product का जो भी नेम है। तो we asked for the reason from him. He said that he पेटेंट करवाया हुआ है उसने, उस कस्टमर ने किसी जो कोई someone is there in Nepal, उसने पेटेंट करवाया हुआ, he can only import that product in Nepal from us, from India. So this is the same thing we want to ask, that if we are importing some product from outside India, can we have, I mean, patent this so that we can only the importer in India for that product? सर ये पेटेंट नेपाल में है, नेपाली कस्टमर का है जो पेटेंट इसकी बात हो रही है। हाँ, yesterday we met a customer, he was from Nepal, उसने कुछ प्रोडक्ट खरीदना था जिसमें हम डील करते हैं, राइट? ठीक है सर, बट got उसने it. बोला कि आपको इनवॉइस थोड़ा चेंज करके देना पड़ेगा, वी कैन नॉट मेंशन दिस नेम इन द इनवॉइस बिकॉज someone else in Nepal has patented the got product it सर, and he सेम थिंग yeah सेम थिंग सर ये जो एक्सप्लेन कर रही हूँ यही चीज की बात हो रही है इसमें भी। क्योंकि अगर इंडिया में सपोज आप एक किसी जैसे कि कोई पाउडर आपने बनाया जैसे टू किल कॉकरोचेस और समथिंग, ठीक है, तो इंडिया में आपने बनाया, आप उसको इंडिया में यूज कर सकते हो, पर अगर किसी और पार्टी को यूज करना हो आपसे नहीं लेके, अगर वो बोलेगा कि नहीं मुझे नेपाल से या बांग्लादेश भूटान से लेना है तो वो नहीं कर सकता है। तो अगर जो राइट्स नेपाल में उस वक्त एग्जिस्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स नेपाल में इम्पोर्ट नहीं हो सकती सेम चीज, तभी सर उसने उसको आपको बोला। नो क्योंकि जो पार्टी वो खुद ही इंपोर्ट हो सकती है नेपाल में, बट someone has only one person who can do this, उस जो एप्लीकेंट है, पेटेंट होल्डर हो तो वही कर सकता है, पेटेंट होल्डर है वो ही कर सकता है। तो कैन बस जी। वी डू द सेम इन इंडिया और नॉट? सर इंडिया में भी कर सकते हैं, आप नया कोई अपना पेटेंट फाइल करिए, राइट सारे आपके रहेंगे, आप अपना सारे राइट्स आपके रहेंगे, किसी और को चाहिए होगा तब से लाइसेंस ले लेगा। मतलब वी कैन डू दैट, राइट? सर देखिए बात ये है ना कि जहाँ पे जो चीज फाइल हो रही है ना, रजिस्टर हो रही है जिस भी कंट्री में ना, वहीं तक राइट्स है, तो जिसके पास राइट्स है वही यूज कर सकता है। अगर आपके पास राइट्स नहीं है, किसी और के पास राइट्स है, तो आप चाह कर भी इंडिया के पेटेंट वाली चीज बट इंडिया में करा सकते हैं। इंडिया में किसी और के पास ये राइट नहीं है। एनीवन कैन इंपोर्ट द सेम प्रोडक्ट करंटली, जो जिस प्रोडक्ट में हम डील करते हैं, एनीवन कैन इंपोर्ट। तो इफ वी गो फॉर पेटेंट, उस प्रोडक्ट को पेटेंट करवाने के लिए हम जाते हैं, तो कैन वी डू दिस? इफ वी कैन डू दिस देन वी विल बी ओनली द पर्सन हु कैन इंपोर्ट द सेम दिस प्रोडक्ट। तो कैन वी डू द सेम इंडिया और नॉट? सर कर सकते हैं, लेकिन सर एक चीज बताऊं मैं, सर प्रोडक्ट की जो बात हो रही है ना, जो ऑलरेडी प्रोडक्ट मीन्स वो कुछ है, कुछ एग्जिस्ट करो, प्रायर में चीज है, कुछ नया आप करते हो तो पेटेंट फाइल कर सकते हो आप, तब आप दूसरों को भी रोक सकते हो। प्रोडक्ट व्हिच इज ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द मार्केट, वी कैन नॉट डू दैट, राइट? नहीं, दैट कैन बी अप्लाइड फॉर मैं पेटेंट। एक मिनट मैडम, मैं बीच में इंटरव्यू करना चाहूंगा। जैसे जो भी पेटेंट जिसने भी लिया हुआ है, क्या पेटेंट उसने पर्टिकुलर नेपाल के लिए ले रखा है या पर्टिकुलर नेपाल के लिए? तभी दूसरे को प्रॉब्लम आ रही है इंपोर्ट करने में नेपाल में, तभी वो दूसरे पर्सन जो उसके जो पेटेंट राइट है नेपाल वाले के, केवल मतलब नेपाल कंट्री के, बाकी विद इन द नेपाल टेरिटरी, यस। तो ये तो एक एक्चुअली आपको एक स्पेसिफिक देखना पड़ेगा क्या आइटम है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि then we got this idea, why don't we try for this? इस तरह का फिर हमारे माइंड में आइडिया है कि हम भी ट्राई कर सकते हैं, अगर ऐसा पॉसिबल है तो। हाँ, तो एक बार आप मैम का नंबर लेकर के पर्सनली I have her number। स्पेसिफिक जब आइटम बताएंगे और क्या चीज है, तभी तो उसमें वो
So बिल्कुल we have our email ID and mobile number as well. We'll drop an email to you, right? यस सर, बट सर एक चीज बस हमेशा ध्यान रखिएगा कि एग्जिस्टिंग चीजें जो प्रायर एक्ट में जो नोन चीजें हैं, पब्लिकली अवेलेबल हैं, दिख रही हैं, बिक रही हैं, वो चीजों We पे cannot पेटेंट go नहीं for it. मिलता है। Okay, right, got it. आप कुछ नया बनाएंगे तो यू कैन अप्लाई फॉर इट। Okay, okay, right, got the point. Thank you. थैंक यू सर। थैंक यू। और किसी की कोई क्वेरी? Hi, sir. मयूर जिरवानी जी। Hello, ma'am. Very nice Hello, presentation. sir. One small query I have. जैसे हम Yes. ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करते हैं and in 3 months it gets registered, कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है. But after 3 months when I start using the product, selling it in the market, somebody comes and raises an objection or files a case against me that it is a similar sounding product or a similar looking product. Then what is the scenario in that particular case? What is my locus standing? सर इट इज रियल केस बिकॉज 3 months में तो रजिस्टर नहीं होते ट्रेडमार्क्स। मतलब 6 आप months में एग्जांपल बता रहे जनरली हैं, नॉर्मल केस कह रहा हूँ, मैंने एक अप्लाई किया एक डिफरेंट नेम, इट गॉट रजिस्टर्ड विदाउट एनी ऑब्जेक्शन. मतलब पहले ट्रेडमार्क हुआ होगा फिर रजिस्टर हुआ होगा. पॉइंट इज कि अगर ऑब्जेक्शन नहीं आता है ना, ऑब्जेक्शन कम्स आफ्टर द प्रोडक्ट इज लॉन्च्ड इन द मार्केट, देन व्हाट इज द लोकस स्टैंड? लोकस स्टैंडी इज दैट इफ ही हैज फाइल्ड अ केस देन अगेन आपको भी उसमें रिप्लाई में आपको फिर उसको रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद आफ्टर आई गेट आर लोगो. सर हाँ सर, ये ऐसे केसेस पहले भी आए हैं। जो रजिस्ट्रार्स हैं ट्रेडमार्क के, इन्होंने सिमिलर ट्रेडमार्क सिंगल क्लास में ग्रांट किए हैं, तो ये इशू पहले भी आया है। तो सर ये फिर ये कोर्ट का ही मैटर रहता है। कोर्ट का। अच्छा मैम, एक और कोर्ट थोड़ा का सा एक क्लैरिफिकेशन आप दे दें, व्हाई डू वी यूज टीएम एंड व्हाई डू वी यूज आर? ओके सो टीएम तब तक यूज करते हैं जब तक आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं हुआ है। सपोज आपको ट्रेडमार्क फाइल भी नहीं करना, आपको इंटरेस्ट नहीं है, जब रजिस्टर नहीं करना, मैं यूज करूंगा, मेरा अपना नाम है, यू कैन यूज इट एज ए टीएम इन सुपरस्क्रिप्ट। बट अगर आपके हाथ पे ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, तभी यू आर एलिजिबल टू यूज द वर्ड आर, सॉरी द अल्फाबेट आर इंसर्टेड। तो रजिस्ट्रेशन का ही जब केस है तभी आप आर यूज कर सकते हो, उसके आगे पीछे कोई भी मैटर है आप टीएम यूज करो। पर जब भी टीएम यूज करना हो आपको ऐसा लग रहा है, एक बार उस वर्ड मार्क जो भी मार्क है ये लोग उसको सर्च कर लो, जस्ट टू फिगर आउट किसी और के पास तो नहीं, कोई और तो यूज नहीं कर रहा है। पता चला आप टीएम करके यूज करके अपने प्रोडक्ट में के लेबल्स में बेच रहे हो, फिर कोई आ जाएगा कि ये तो हमारा है। तो क्या हुआ यहाँ पे, हुआ कि आपने सर्च नहीं की जस्ट टू फिगर आउट कि आपका नया है कि नहीं। तो टीएम यूज करने के लिए भी सर्च करना चाहिए हमेशा। और अगर आपने एप्लीकेशन फाइल किया, इट्स पेंडिंग एंड इट इज नॉट बीन रजिस्टर्ड, तब तक भी आप टीएम यूज कर सकते हो। तो टीएम एक पर्सनल की कॉल है। हाँ जी मयूर जी, और आर का यूज आपने अगर आपने अप्लाई भी कर दिया है और आपका अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तब तक आपको आर इस्तेमाल नहीं करना। जब रजिस्ट्रेशन आपके हाथ में आ जाएगा रजिस्ट्रेशन नहीं होगा अपने। हाँ जी ओके, थैंक यू। और कई बार ट्रेडमार्क रिजेक्ट भी हो ना, रिफ्यूज हो जाता है कभी, तो भी आप टीएम करके यूज करो। Hi. Hello. Hello. Hi. I have a small question. So हमारे वेबसाइट से काफी डेटा हमारे कंपेटिटर्स ने कॉपी कर लिया है, स्पेसिफिकेशंस एंड डेटा. What is the best solution for that? I'm not a actual lawyer for this thing, copyright thing. I can put like I connect you with some people. Okay. Because copyright कैसे मैटर ऐसे तो नहीं लिया हम लोगों ने, बट इसमें मैम लीगल कोर्स ही आपको करना पड़ेगा इसमें। या तो आप उनको पहले स्टॉप करो, लीगल नोटिस भेजो थ्रू हेल्प ऑफ एनी लॉयर कि स्टॉप यूजिंग आवर कंटेंट एंड डेटा फॉर योर वेबसाइट्स, और फिर अदरवाइज आप उसको डैमेजेस के लिए भी बोल सकते हो, लेकिन आपको किसी लॉयर की हेल्प लेनी पड़ेगी फॉर द लीगल नोटिसेस एंड फॉर क्लेमिंग डैमेजेस। एंड एट द एंड इफ ही और शी इज नॉट स्टॉपिंग, देन अगेन आपको कोर्ट का फिर अप्रोच लेना पड़ेगा। थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी तनुज जी, यू आर द लास्ट नाउ। थैंक यू। हाँ, नमस्कार सर। जी मीटिंग मैम, मेरा क्वेश्चन मयूर के कंटिन्यूशन का ही क्वेश्चन था। सपोज किसी ने हमारा ट्रेडमार्क जो ब्रांड नेम है उसी को यूज किया है सेम क्लास के अंदर, बट हमारे लोगों से उसका थोड़ा सा फर्क है और हम उसका अपोजिशन फाइल करते हैं, तो रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क्स उस अपोजिशन में कितने दिन में एक्शन लेना चाहिए या ले सकते हैं, कितने समय तक उसको लिंगर ऑन कर सकते हैं? सर अगेन ये रियल केस है आपका? हाँ ये रियल केस है, ये मेरा अपना केस। अच्छा, आपके पास एक ट्रेडमार्क है, किसी और ने भी फाइल किया ट्रेडमार्क, ठीक है? मैंने 1982 में अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर कराया था और उसने 1986 में कराया था, और लेकिन वो यूज अब होना उसने शुरू किया तो हमने उसको अपोज किया। उस अपोजिशन में कितना टाइम में हमको कोई रिस्पांस मिलना चाहिए? आपका ट्रेडमार्क एग्जिस्टिंग है अभी, रिन्यू करा रहे हैं? एग्जिस्टिंग है मैम, बिल्कुल एग्जिस्टिंग है। ओके
और उसने क्या किया, अपोजिशन फाइल किया, क्या आपने फाइल नहीं, मैंने आपने फाइल किया फाइल किया? पोजीशन, मैंने और फाइल उसका किया। भी उसका भी रजिस्टर्ड है या क्या है, उसका स्टेटस उसका क्या भी है? रजिस्टर्ड है अंडर क्लास 9। और आपका सर कौन से क्लास में? मेरा भी क्लास 9 है मैम। तो सर दोनों का, जब क्लास 9 में दोनों का ही कंट्रोल जिसने रजिस्ट्रार ने किया है, तो फिर सर आप ऑपोजिशन तो सर तब होता है ना जब वो नहीं होता है, मतलब दिस थिंग वो रजिस्टर नहीं हुआ, इन प्रोसेस ऑफ प्रोसिक्यूशन के फेस में जा रहा है। बट अगर आप करना तो फिर अगेन ये आउटसाइड द दिस थिंग ट्रेडमार्क रजिस्ट्री का मैटर होगा, क्योंकि ये पुराना ट्रेडमार्क है। तो अगेन सर ये वही वाली बात होगी, कोर्ट वाली बात होगी सर। अगर उसका ट्रेडमार्क पेंडिंग हो तो उस पार्टी का, तब ऑपोजिशन आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्री में फाइल कर सकते थे। मैं बस उसने एक चेंज ये किया, जब से मैंने अपोजिशन फाइल किया है उसने किया क्या है कि सपोज वो मेरे नाम से कर रहा था, यूज कर रहा था, अब उसने किया क्या है, उसने उसको कर दिया है, आपके नाम से यूज कर रहा था? आई मीन टू से कि जो मेरा ब्रांड नेम है वही अच्छा अपना अच्छा ब्रांड ओके। नेम यूज कर रहा था। अब उसने किया क्या है कि उसने प्रोडक्ट के ऊपर तो लिखना शुरू कर दिया बहुत छोटा सा जीपी, हाँ जी। और नीचे लिखता है मैन्युफैक्चर्ड बाय गौरव इंटरप्राइजेस, और गौरव को बहुत बड़ा करके लिखता है, तो विजिबल एक्चुअली गौरव होता है, जीपी कहीं पे छुप जाता है। तो वो इस तरीके की चीज अभी उसने करी है जब से मैंने अपोजिशन फाइल किया है। तो अब आपका सजेशन ये है कि आई शुड गो विद द सिविल कोर्ट एंड फाइल अ केस। नहीं भी आप बट टेल मी वन थिंग, आपने अपोजिशन कहाँ ट्रेडमार्क रजिस्ट्री में फाइल किया है? ट्रेडमार्क में फाइल किया। और ये जो अपोजिशन का जो नोटिस है उसके पास गया है? हाँ सब गया है, सारी चीजें पहुंच तो तो ठीक है सर, उनके पास टाइमलाइन होगा ना काउंटर स्टेटमेंट फाइल करने का। गई। अगर काउंटर स्टेटमेंट वो फाइल करेंगे तो फिर उसके बाद आपको आगे आगे फिर अगेन आपको प्रूफ देना पड़ेगा, उस काउंटर स्टेटमेंट का अगेन आपको एक वो देना पड़ेगा। बट सर इसमें तो मैंने एक काउंटर स्टेटमेंट फाइल किया अपोजिशन का, वो 3 महीने से पेंडिंग है। तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्री एकदम, उनके पास वर्कलोड ज्यादा है तो वो शांत बैठे हैं। मैम तो ये आपने कमर्शियल कब? कोर्ट में प्रायर यूजेज भी क्लेम कर सकते हैं ना उनके अगेंस्ट पूरा। हाँ वही कोर्ट्स में तो आप सर नहीं अभी हम कोर्ट में गए नहीं ना मयूर, इसलिए मैं एक बार एक सेकंड ऑप्शन कमर्शियल कोर्ट जो ट्रेडमार्क के होते हैं उसमें ही जाएगी, उसी में और जाओ। प्रायर उसकी बैलेंस शीट निकलवाओ, प्रायर यूजेज क्लेम करो उसको। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। थैंक यू। मेरे को लगता है काफी अच्छी और काफी लंबी मीटिंग हुई। अब मैं हमारे बीच हमारे ऋषभ अग्रवाल जी है सहारनपुर से, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा आज की मीटिंग का कंपाइल करते हुए वोट ऑफ थैंक्स दें मैडम को। श्योर सर। आज की सफल मीटिंग के लिए मैं थैंक्स करना चाहूँगा ज़ेया आईपी एंटायर टीम का, स्पेशली मैम स्वर्ण श्रीवास्तव जी का, जिन्होंने इतना खूबसूरत प्रेजेंटेशन दिया और बहुत ही सरल शब्दों में हमें काफ़ी सारी चीज़ें क्लैरिटी के साथ समझाई। बहुत सारी चीज़ें जैसे आपने जीआई के बारे में बताया, प्लांट मेथोडोलॉजी के बारे में बताया एंड अदर थिंग्स, ये सब चीज़ें हमें पता ही नहीं थी। इनफैक्ट आर और टीएम का डिफरेंस भी आपने बताया। मेरे ट्रेडमार्क्स पर्सनली 40 साल से रजिस्टर्ड है। मैंने बहुत सारे ब्रांड्स में टीएम देखा तो मैंने उनको आर हटा के मैंने कहा ये पुराना होता है, टीएम लिखना स्टार्ट कर देता हूँ। आज आपसे सीखी इस बारे में। और मैं यहाँ प्रेजेंट जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, सर शायद नीरज सर नॉट ऑनलाइन, आलोक सर का और जितने अपने साथी यहाँ पे उपस्थित हैं सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा। एक बहुत खूबसूरत क्वेरीज सबने रखी जिस वजह से आज की मीटिंग इट वाज अ वेरी गुड डिस्कशन एंड वेरी गुड मीटिंग्स। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सभी को, जय श्री कृष्णा। थैंक यू।